राइट। सो कल सिलेबस लास्ट आपका चल रहा था, सिलेबस एंड क्वेश्चंस, है ना? तो उसी में ही हम लोग आगे बढ़ेंगे। और कल मैंने एक तो आपको जस्ट ब्रीफ कर रहा हूँ, बैकग्राउंड देखा कि जब हम पॉलिटिकल सिस्टम की बात करते हैं, सो व्हाट इज़ ऑल अबाउट दैट पॉलिटिकल सिस्टम, और ये आया कहाँ से होगा उसके बारे में कल हमने देखा, है ना? किस तरह से कोई भी सिस्टम आपको दिखता है। सो लाइक हम बात करें प्रिमिटिव सोसाइटी से, प्रिमिटिव सोसाइटी टिल डेट, ये कल एक प्रोग्रेस हमने देखा कि समाज में इस तरह से चीजें मूव करती हैं। कबीला सिस्टम टू नेशन या स्टेट तक हम लोग आते हैं। नेशन स्टेट, सो नेशन स्टेट तक हम लोग पहुंचते हैं। एट प्रेजेंट नेशन स्टेट की हम बात करते हैं। तो बेसिकली कबीला सिस्टम से यहां तक की जर्नी में आप देखोगे एक लीगल वैलिड सिस्टम आपको दिखाई दे रहा है, दैट इज बेस्ड ऑन दी कॉन्स्टिट्यूशन। और कॉन्स्टिट्यूशन किसी भी कंट्री को चलाने का एक रूल बुक है। हमारे देश में भी ये रूल बुक बना और आपका सिलेबस ऑलमोस्ट 70 to 80% वहां से कवर होता है विथ ऑल दी प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। क्लियर है? इसके बाद आप देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या है वो हम लोग देखेंगे चैप्टर वाइज। इसके बैकग्राउंड में आपको ये दिखाई देगा, जो सिलेबस कहता है कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड मतलब टिल 1947 हमने क्या देखा वो समझेंगे, और फिर 47 के बाद हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन रेडी होता है, उस प्रोसेस को भी अंडरस्टैंड करना है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के फॉर्म में। एंड देन फिर आपका चैप्टर शुरू हो जाता है प्रीएम्बल ऑनवर्ड्स। तो प्रीएम्बल इज द फर्स्ट चैप्टर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसका फर्स्ट पेज है ऐसा आप कह सकते हैं, वहां से हम उसको फाइनली शुरू करते हैं। ठीक है? अब यहां से आगे से बढ़ने से पहले मैं आपको जो इंडिया ने फेडरल यूनियन, फेडरेशन और यूनियन, उसमें से यूनियन चुना, वहां पर लेकर चलता हूं। क्लियर है? फिर क्वेश्चंस पर बात करेंगे हम लोग, जो आपका सिलेबस है उस पर बात करेंगे, ताकि आपको सिलेबस भी पता लग जाए और साथ ही साथ जो स्टोरीज हैं वो भी समझ में आ जाए। कल हमारी बात हुई फेडरेशन को लेकर। फेडरेशन और यूनियन। फेडरेशन में मैंने कल बताया कि कुछ जगह पर ऑलरेडी स्टेट एग्जिस्ट कर रहे थे। ठीक है? जैसे अमेरिका के 50 स्टेट्स एग्जिस्ट कर रहे थे, और उनके एग्जिस्ट करने के बाद उन्होंने अपने आप को एग्रीमेंट में लाया एंड दे डिसाइडेड कि हमें एक नेशन तैयार करना, एंड दैट वे दे मेड एन एग्रीमेंट, और एक देश उनका जन्म ले लेता है अमेरिका में। बट हमने यूनियन किया, उसके पीछे भी लॉजिक क्लियर है। कल मैंने बताया था आपको कि वहां और इसमें फर्क यह है कि हमारे बीच नेचुरल इंटीग्रिटी ज्यादा थी, नेचुरल इंटीग्रेशन ज्यादा था। और कल मैंने बताया आपको कि हमारे डिफरेंट स्टेट्स के बीच में स्टेट से ज्यादा स्ट्रांग लोग थे, पीपल थे, बिकॉज दे वर फाइटिंग फॉर इंडिपेंडेंस। और उस इंडिपेंडेंस को फाइट करने के लिए आप देखोगे हमने काफी स्ट्रगल किया, और लोगों ने मिलकर ग्रुप बनाया, और फाइनली दे डिसाइडेड कि हमारा देश आजाद कराना है। तब ये डिमांड नहीं थी कि हमारे स्टेट को रिकॉग्निशन चाहिए, तब ये डिमांड थी कि हमारे देश को आजाद कराना। और यहां पर टर्म्स कंडीशंस अलग थी। तो बैकग्राउंड में आप देखोगे कि कल भी मैंने कहा कि फेडरेशन कौन डिसाइड करता है, यूनियन कौन डिसाइड करता है, ये कोई अलग अथॉरिटी डिसाइड नहीं करती, ये आप खुद ही डिसाइड करते हैं कि हमें क्या चाहिए। तो हमने डिसाइड किया यूनियन टाइप,
तो आप बोलेंगे सर यूनियन में बेसिक डिफरेंस, तो यूनियन में डिफरेंस इतना है कि यहां एग्रीमेंट है, यहां एग्रीमेंट नहीं है। बट हमारे वाले यूनियन में फीचर में ये चीज है कि हमारे यहाँ के स्टेट ज्यादा स्ट्रांग नहीं, जबकि अमेरिका में कल मैंने बताया था स्टेट्स ज्यादा स्ट्रांग है और उनकी ज्यादा सुनी जाती है, और हमारे देश में स्टेट को ज्यादा हम तवज्जो नहीं देते। आगे के प्रोविजन में और समझेंगे, लेकिन इन दोनों में एक कॉमन चीज काम करती है और वो कॉमन चीज है फेडरल फीलिंग, फेडरल फीलिंग्स। ये फेडरल फीलिंग्स क्या है कि सभी स्टेट्स के साथ हम इक्वल बिहेव करेंगे, ठीक है, इक्वल बिहेवियर विथ ऑल स्टेट्स। इक्वल बिहेवियर विथ ऑल स्टेट्स, ठीक है। ऑल स्टेट्स, सभी राज्यों के साथ एक जैसा हम बिहेव करेंगे, ये प्रॉमिस कोई सेंट्रल बॉडी करती है, ठीक है। सेंट्रल बॉडी यहां पर कौन है? फेडरल गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट, और यहां पर सेंट्रल बॉडी यूनियन गवर्नमेंट, यहां पर यूनियन गवर्नमेंट, वहां पर फेडरल गवर्नमेंट, यहां यूनियन। तो इन्होंने प्रॉमिस किया इक्वल बिहेवियर होगा सभी स्टेट्स के साथ, और हमारे देश में हमने माना कि ये तो ठीक है इक्वल बिहेवियर करेंगे, बट जिन हालात में हमें आजादी मिली थी वहां पर हमने एक और रिलेशन मेंटेन किया और हमने सेंटर और स्टेट भी कहा, सेंटर स्टेट रिलेशंस को भी मेंटेन किया। यहां इक्वालिटी है तो यहां डिफरेंस है, क्लियर है। यहां पर आप देखोगे भेदभाव का संबंध है, दैट मीन्स डिस्क्रिमिनेटरी बिहेवियर, तो डिस्क्रिमिनेशन इज अ नेगेटिव वर्ड, क्लियर। भेदभाव एक नेगेटिव शब्द है, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि हियर सेंटर इज मोर पावरफुल देन दिस कॉन्सेप्ट। यहां पर सब लोग इक्वल हैं ऐसा हम मान के चलते हैं, यूनियन और स्टेट भी इक्वल हैं और दोनों के बीच इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ होगा पावर का, ऐसा हम मानते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे देश में दो तरह के रिलेशन हैं, एक यूनियन स्टेट्स का रिलेशन है और एक सेंट्रल स्टेट का रिलेशन है। तो आप बोलेंगे सर दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस ये है कि यूनियन और स्टेट की जब हम बात करते हैं तो सभी बराबर हैं ऐसा हम मानकर चलते हैं, सभी राज्य बराबर हैं, यूनियन भी बराबर है ऐसा। लेकिन यहां पर जैसे ही आते हैं तो सेंटर में आप देखेंगे 80% पावर सेंटर की ओर जाना शुरू कर देता, या उसके पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास 80% पावर है ऐसा हम मानकर चलते हैं, राइट। और सेंट्रल गवर्नमेंट यहां डोमिनेट करती है स्टेट्स को, उसका डोमिनेंस, और यहां पर स्टेट वही करेगी जो सेंट्रल गवर्नमेंट बोलेगी। बट ऐसा रिलेशन अमेरिका में नहीं है, देयर इज नो सेंट्रल स्टेट रिलेशंस इन अमेरिका। वहां पर फेडरल स्टेट का रिलेशन है और स्टेट वहां पावरफुल है, स्टेट की सुनी जाती है और जितना फेडरल लॉ में लिखा है वही फेडरल करता है और बाकी स्टेट्स के साथ कुछ नहीं कर सकता। आप देखोगे इंटरनेशनल रिलेशंस पर वहां की फेडरल गवर्नमेंट जो बोलती है वहां का पूरा देश मान लेता है, लेकिन वहां के जो इंटरनल मैटर हैं वो उसमें स्टेट्स पावरफुल है, एक्सटर्नल मैटर उन्होंने फेडरल गवर्नमेंट को दे रखा है। जैसे अभी ट्रम्प जो भी कर रहे हैं तो वहां की स्टेट गवर्नमेंट कुछ नहीं बोल रही, लेकिन हमारे देश में हम बहुत शोर मचाते हैं क्योंकि हमारा इधर भी इंटरफेरेंस है इधर भी इंटरफेरेंस है। लेकिन फाइनली कुछ मामलों में आप देखोगे स्टेट्स को चुप रहना पड़ता है, फिर सेंटर ही सब कुछ करती है, क्लियर है। तो इस रिलेशन को हमने जानबूझकर ऐसा मेंटेन किया। अब उसके पीछे लॉजिक देखेंगे तो जिन हालात में हमें आजादी मिली है उन हालात में हमने क्या किया, एक रिलेशन मेंटेन किया और वो है फैमिली जैसा सिस्टम हमने डेवलप किया, जिसमें हम प्रेसिडेंट को ग्रैंड पेरेंट्स मान लेते हैं और प्राइम मिनिस्टर प्लस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को हम पेरेंट्स मान लेते हैं कि ये पेरेंट्स हैं, एंड स्टेट्स आर ट्रीटेड एज चिल्ड्रन।
आप देखोगे फैमिली जैसा सिस्टम हमने बना रखा और गवर्नर को हमने लोकल गार्जियन अपॉइंट कर रखा। गवर्नर कहां काम करते हैं, सेंटर में या स्टेट में? स्टेट्स में। तो आप देखोगे कि गवर्नर को हमने यहां पर लोकल गार्जियन अपॉइंट कर रखा है। तो ये एक फैमिली स्ट्रक्चर आपको दिखाई देता है। अब इसमें कुछ बच्चे हमारे कमजोर हैं और कुछ मजबूत हैं। जैसे आप देखोगे कि मैं मान लो अंडमान निकोबार की बात करूं, तो अंडमान निकोबार बहुत स्ट्रैटेजिक लोकेशन पर हमारा एक बच्चा है, उसे सेंट्रल गवर्नमेंट अपने पास रखती है, मतलब पेरेंट्स अपने साथ रखते हैं उसे। वहीं पर आप देखोगे कि छत्तीसगढ़ एक मैच्योर स्टेट है, तो उसे इंडिपेंडेंट छोड़ दिया, अपने हिसाब से रहो, जो रूल्स रेगुलेशन है फॉलो करो। फिर आप चंडीगढ़ देखोगे तो चंडीगढ़ अगेन सेंटर के पास है, क्योंकि स्पेशल बच्चा है। क्लियर है? झगड़ा है हरियाणा और पंजाब के बीच में, है ना? तो उस केस में इन्होंने अपने पास स्पेशल बच्चों को अपने पास रखा है, बाकी बच्चों को बोला तुम बड़े हो गए हो, अपने हिसाब से अपनी लाइफ बिता सकते हैं। तो एक पूरा फैमिली सिस्टम आपको दिखाई देता है। तो जिन हालात में देश आजाद हुआ वहां पर इन्होंने अपने पास पावर रखा और बोला हम अपने हिसाब से चलाएंगे देश को, और ठीक भी था, क्योंकि जब स्टेट्स को हमने फॉर्म किया या बनाया हमारे देश को, तब बहुत सारे डिसइंटीग्रेशन के चांसेस थे या पॉसिबिलिटीज थी। हमें लगा कोई भी बाहर भागने की तैयारी कर सकता, इसलिए यह इंपॉर्टेंट था कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हमने ऐसे डिजाइन किए कि 80% पावर सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर दिखता है। और इन दोनों में जब आप फीचर्स को देखोगे, ना तो हम कंप्लीट फेडरेशन है ना कंप्लीट यूनियन है, इसीलिए इसको क्वासी फेडरल, किसी ने सवाल भी किया मुझसे टीम्स में, तो क्वासी फेडरल इसको कहा जाता है ना, अर्ध न्यायिक अर्ध संघीय व्यवस्था कहा जाता है इसको। मतलब हम कंप्लीट फेडरल नहीं है और न ही कंप्लीट सेंट्रल है। तो सेंट्रल स्टेट के मामले में हमने कनाडा को फॉलो किया है, क्लियर है, और यूनियन और स्टेट के मामले में हमने अमेरिका को फॉलो किया। कनाडा में सेंट्रल गवर्नमेंट ज्यादा पावरफुल है, तो मैंने कल बताया था लगभग 60 कंट्रीज को स्टडी किया और 30 कंट्रीज से हमने प्रोविजंस उठाया है। तो ऐसे अलग अलग देशों से अलग अलग प्रोविजंस हमने लिए हैं। तो उन प्रोविजंस में आप देखोगे कि सेंट्रल गवर्नमेंट का जो पावर है वो ज्यादा रखा हमने कनाडा के अकॉर्डिंग और बाकी यूएस के अकॉर्डिंग रखा है। तो सबसे पहले हमने क्या देखा कि यूनियन और फेडरेशन में जो सिस्टम बना हुआ है, ठीक है, उसमें हमने ये देखा कि यहां पर एक सिस्टम है जिसको हम फेडरल फीलिंग कहते हैं। इसका मतलब सभी राज्यों के साथ एक समान व्यवहार होगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे फीचर्स को हम लोग क्या बोलेंगे? फेडरल फीचर्स बोलेंगे। जहां पर इक्वल बिहेवियर होता है उसको फेडरल फीचर्स कहेंगे। ये टॉपिक पढ़ना है आपको, आगे आएगा। और जहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ पावर जा रहा है उसको हम लोग यूनिटरी फीचर्स बोलेंगे। यूनिटरी फीचर्स, ठीक है। तो ये दो अलग अलग टर्म है, फेडरल फीचर्स एंड यूनिटरी फीचर्स। तो यूनिटरी फीचर्स में पावर हमारा सेंट्रलाइज होता है और जो गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर है वो सिंगल पावर में कन्वर्ट हो जाता है। एग्जांपल लेते हैं, मान लो किसी स्टेट में इमरजेंसी, तो आर्टिकल 356 को हम यूज करते हैं और पूरा पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चला जाता है। मान लो चाइना अटैक कर दे तो देश में नेशनल इमरजेंसी लगाई जा सकती है। पाकिस्तान के साथ वॉर लंबा खिंच जाता तो शायद नेशनल इमरजेंसी लगाई जा सकती है। क्लियर है? मान लो बहुत ज्यादा वॉर बढ़ गया तो भी नेशनल इमरजेंसी लगाई जा सकती है। इन दैट केस हमारा जो देश है वो यूनिटरी सिस्टम में कन्वर्ट हो जाएगा। यूनिटरी का मतलब एक हो जाना, ठीक है। आप बोलते हैं ना यूनिटी, तो यूनिटी से ही यूनिटरी निकला हुआ है। तो यहां पर यूनिटरी का मतलब होता है कि पावर सेंट्रलाइज हो जाना, पूरा देश एक हो जाता। जैसे ब्रिटेन में आप देखोगे तो ब्रिटिश मॉडल कैसा है? यूनिटरी मॉडल पर काम करता है। वहां ऐसा क्यों बोलते हैं? बिकॉज उनके पास सेंट्रल गवर्नमेंट है, दे डोंट हैव स्टेट गवर्नमेंट एंड दे हैव
लोकल बॉडीज, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जैसी बॉडीज उनके यहाँ पर काम करती हैं। उनके यहाँ पर छत्तीसगढ़, एमपी, राजस्थान टाइप के स्टेट्स नहीं है, इसीलिए उनके सिस्टम को ही हम लोग यूनिटरी सिस्टम कहते हैं। क्लियर है? तो आप देखोगे यूनिटरी फीचर्स बोलते ही पावर सेंट्रलाइज हो जाता है और सेंट्रल गवर्नमेंट ज्यादातर चीजें मैनेज करती हैं। इज इट क्लियर? यहां तक ठीक है? तो दो कॉन्सेप्ट है, एक फेडरल फीचर्स, यूनिटरी फीचर्स। ये फीचर्स अलग से लिस्ट आएगी, तब हम लोग देखेंगे वो क्या क्या है हमारे पास फीचर्स। तो फिलहाल मैंने बताया कि हमारा यूनियन वाला फॉर्मूला है, यूनियन वाला फॉर्मेट है, और ऐसा इसलिए भी हुआ बिकॉज आप देखोगे कि हमारे देश में जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है उसके अकॉर्डिंग आप देखोगे तो हमारी यूनिटी नेचर के कारण भी काफी स्ट्रांग है। तीन तरफ पानी है, वाटर है, फिर इधर आप देखोगे तो डेजर्ट, इधर हिमालय, तो चारों तरफ से कॉम्पैक्ट है इंडिया। ये भी एक वजह है कि हमारी यूनिटी बहुत अच्छी है। आज भी आप देखोगे इंडिया से बहुत जल्दी कोई बाहर निकलना नहीं चाहता, या थोड़े बहुत डिस्टर्बेंस हैं तो नागालैंड में जो बाहर निकलना चाहता है, जम्मू कश्मीर है वो बिकॉज ऑफ पाकिस्तान। अदरवाइज कहीं पर भी सेपरेटिज्म की कोई बात नहीं होती, कोई भी स्टेट बाहर जाना नहीं चाहता। तो उसका बड़ा रीजन भी ये है कि ज्योग्राफिकली हम लोग वेल कनेक्टेड हैं। और आज देखो बाकी स्टेट्स में ये झगड़े चल ही रहे हैं, पड़ोसी देश क्या कर रहा है, पड़ोस में क्या हो रहा है। और अच्छी चीज ये है कि भारत अपने सभी पड़ोसियों देश में काफी आगे है, काफी हम प्रोग्रेसिव हैं, और हमारे बराबर का कोई नहीं है। पाकिस्तान ही एक था जो बड़ी इकॉनमी है, लेकिन आपको भी पता हो बर्बाद कंडीशन में। उसके बाद सारे छोटे छोटे हैं, श्रीलंका, म्यांमार, नेपाल, भूटान, है ना, नेपाल, ये सब छोटे छोटे देश हैं। अफगानिस्तान कहीं लगता नहीं है, क्योंकि तालिबान जब से आया तो अफगानिस्तान वो भी बर्बादी के दौर में है, थोड़ा बहुत मैनेज कर रहे हैं वो लोग। तो हमारे पड़ोस में कोई नहीं है एक्सेप्ट चाइना। तो चाइना ठीक है, उसका अलग स्टेटस है। सो ओवरऑल पॉलिटिकल स्ट्रक्चर की जब बात हो रही है तो हम लोग कैसे हैं, यूनियन टाइप के सिस्टम में है। हमारा जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है दैट इज यूनियन। जब भी आपको लिखना होगा पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, आप उसे यूनियन बताएंगे। यहां तक ठीक है? अब यूनियन के बाद भी अंदर के कुछ फीचर्स हैं, उसको हम लोग समझते हैं। यूनियन तो हमने बोला पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, ठीक है, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर इज यूनियन। अब इसके बाद जब हम लोग कहते हैं कि गवर्नमेंट कैसी होगी, ये तो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, तो गवर्नमेंट कैसे होगी, तो अब हम बात करते हैं गवर्नमेंट के बारे में कि गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर कैसा। तो इसमें आप देखोगे आपके पास दो फॉर्मेट है। एक को हम कहते हैं प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अनदर वन इज पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अभी तक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर देखा, नाउ वी आर लुकिंग फॉर गवर्नमेंट स्ट्रक्चर। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आप देख पाते हैं कि ये यूएसए में। इफ यू टॉक अबाउट पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, देन अगेन वी हैव टू टाइप्स। पार्लियामेंट में भी दो प्रकार अलग से आपको दिखाई देंगे। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में एक ब्रिटेन का मॉडल है और एक इंडिया का मॉडल है। ब्रिटिश मॉडल इज लाइक, ब्रिटेन के मॉडल में क्या है, वहां पर मोनार्कियल डेमोक्रेसी और हम लोग रिपब्लिकन डेमोक्रेसी है। मोनार्कियल डेमोक्रेसी, रिपब्लिकन डेमोक्रेसी में अब क्या है कि इनके यहां पर भी डबल हेड हैं। अब दोनों में जो गवर्नमेंट है इलेक्टेड एंड सेम वे इन इंडिया
it is also elected. ओके इसका मतलब क्या हुआ? प्राइम मिनिस्टर प्लस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, दे आर इलेक्टेड. ओके बट country head hereditary and here elected. ठीक है? In this way they are monarchical and we are a republic. When the country head or state head, तो हमारे कंट्री हेड कौन है? प्रेसिडेंट है हमारे देश में. सो इन आवर केस इफ कंट्री हेड इज इलेक्टेड देन दैट सिस्टम इज कॉल्ड रिपब्लिकन. रिपब्लिक हम बोलते हैं बेसिकली, है ना. सो रिपब्लिक ऑफ इंडिया इसीलिए कहा जाता है. और हेरिडेटरी सिस्टम या वंश के अनुसार चलने वाला सिस्टम वो मोनार्कियल सिस्टम कि राजा का बेटा राजा बनेगा. तो ये बेसिकली आपको दो डिफरेंस आपको नजर आ रहा है. तो ब्रिटिश सिस्टम में कंट्री हेड मोनार्क है, इसलिए उनको मोनार्कियल डेमोक्रेसी कहा जाता है. और डेमोक्रेसी कब कहते हैं? व्हेन द गवर्नमेंट इज इलेक्टेड. ओके सो इन केस ऑफ इंडिया वी हैव डबल हेड्स. इन केस ऑफ ब्रिटेन दे हैव डबल हेड्स. तो डबल हेड वाले सिस्टम में आप देखोगे एक इलेक्टेड एक नॉमिनेटेड या फिर हेरिडेटरी सिस्टम से आ रहे हैं. तो इन दैट केस यू विल फाइंड टू हेड्स, 1 and 2. बट इन केस ऑफ अमेरिका दे विल बी हैविंग ओनली सिंगल हेड. तो इनका जो सिस्टम है, इनके सिस्टम में सिंगल हेड काम कर रहा है, केवल प्रेसिडेंट ही अकेले सब कुछ. तो आप बोलेंगे सर इनकी गवर्नमेंट कैसे है? सो इनकी गवर्नमेंट भी इलेक्टेड है. दे आर ऑल्सो हैविंग इलेक्टेड गवर्नमेंट. इलेक्टेड गवर्नमेंट, यहां पर भी इलेक्टेड गवर्नमेंट है. इन दिस वे दे ऑल आर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट. दे ऑल आर हैविंग डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट. क्लियर है? बट यूएसए का फॉर्मेट कैसा है? गवर्नमेंट इलेक्टेड है बट फॉर्मेट कैसा है? फॉर्म कैसा है? प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. और हमारे वाले को हम क्या बोलेंगे? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जब भी हम बोलेंगे तो उसके हेड्स डबल होंगे. प्रेसिडेंशियल जब भी बोलेंगे उसके हेड सिंगल होंगे. इज इट क्लियर? ठीक है, दिस इज द मेजर डिफरेंस. यू विल फाइंड सम मोर पॉइंट्स. तो अभी बहुत बेसिक समझो, इसको रटने की जरूरत नहीं है, ऐसे याद हो जाएगा कि जब भी हम लोग पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात करेंगे उसमें डबल हेड्स की बात होगी. इसलिए ब्रिटेन और इंडिया दोनों की बात हो रही है एक साथ. और जब भी प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात होगी सिंगल हेड होंगे और वो यूएसए का एग्जांपल आपके सामने आएगा. ठीक है यहां तक? तो ये तो हो गए गवर्नमेंट के टाइप्स के बारे में बात हो गई. और भी टाइप्स होते हैं, जैसे आप देखोगे कुछ जगह पर आर्मी की सरकार. ठीक है, म्यांमार में आर्मी गवर्नमेंट है. दैट मीन्स आर्मी ने वहां पर कैप्चर कर रखा है. ना तो कोई इलेक्टेड गवर्नमेंट है ना प्रेसिडेंट है, बल्कि आर्मी ही गवर्नमेंट है. तो उसे आप डिक्टेटर भी कह सकते हो या कोई भी नाम देना चाहो वो दे सकते हो. कुछ जगह प्योर कैसा है? डायनेस्टी सिस्टम है, मोनार्कियल सिस्टम कंप्लीट, वहां चेंज ही नहीं हुआ है. जैसे दुबई है, तो दुबई में भी कैसा है? वहां इलेक्टेड सिस्टम नहीं है. हालांकि दुबई यूएई का एक देश है, ऐसा आप कह सकते हो, है ना. यूएई क्या है फुल फॉर्म? यूनाइटेड अरब ऑफ एमिरेट्स. तो आप देखोगे यूएई, तो वो भी यूनाइट हुए हैं, वो लोग अकेले देश नहीं है. तो अबू धाबी एक स्टेट है, शाहजहां एक स्टेट है, दुबई एक स्टेट है. इन सभी में अपने अपने शेख भी होते हैं. जैसे हमारे हर स्टेट के सीएम होते हैं ना, वैसे हर स्टेट का शेख अलग होगा
और इन सबका हेड एक शेख अलग होगा, वो रोटेशन में बनते जाते हैं। कभी दुबई से बनेगा, कभी शाहजहां से बनेगा, कभी अबू धाबी से बनेंगे, ऐसे। तो आप देखोगे 3-4 स्टेट मिलकर वो लोग यूएई कहलाते हैं। बट सऊदी अरबिया अपने आप में एक सिंगल एंटिटी है। वहां पर भी शेखों की फैमिली ही रूल करती है, वहां पर भी राजा महाराजा प्रणाली काम कर रही है। देश के और भी कई जगह है जहां पर राजा महाराजा प्रणाली काम करती है, लेकिन ज्यादातर देशों में धीरे धीरे डेमोक्रेसी आ रही है। तो अभी भी ये लोग सक्सेसफुल हैं क्योंकि इनके यहां पर कोई भी रिवोल्ट सिस्टम नहीं, काफी डेवलप्ड हैं ये लोग। जैसे सऊदी, दुबई, ये सबको देखोगे, यूएई को, सो दे आर वेरी डेवलप्ड, क्योंकि उनके पास ऑयल वगैरह इतना ज्यादा है कि वहां पर मुझे लगता नहीं कि कभी कोई रिवोल्ट करेगा, बिकॉज पीपल आर जनरली हैप्पी ओवर देयर। हाँ, अरब देश मुस्लिम कंट्री है तो उनके अपने कुछ लिमिटेशंस होंगे, है ना, बट दे आर हैप्पी। आप देखोगे वहां पर कभी नहीं सुना होगा कि कोई रिवोल्ट हो गया, कोई आंदोलन हो गया, है ना, टेररिस्ट अटैक हो गया, कभी नहीं। एक तो रूल्स रेगुलेशन में बहुत सख्त हैं वो लोग, तो वो अपने स्टाइल के राजा हैं। तो जहां पर भी राजा प्रणाली है वहां पर आपके सवाल हो सकते हैं कि सर आर दे हैप्पी और नॉट, तो समटाइम यस यू कैन से दे आर हैप्पी। कुछ और भी स्टेट्स होंगे जहां पर ऐसे, जैसे ब्रुनई है, तो ब्रुनई में वहां का राजा ही सब कुछ है, वहां का प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर, बट वो इलेक्टेड सिस्टम नहीं। तो आज भी सारा कुछ वहां के राजमहल से चलता है। ब्रुनई एक छोटा सा देश है, किधर है ये? हाँ, कहां पर होगा? नियर बाई लोकेशन इंडोनेशिया, ठीक है, इंडोनेशिया के आसपास आपको, बिल्कुल छोटा सा देश, बट बहुत रिच कंट्री है वो, काफी रिच है। पेट्रोल ऑयल का उनका काम है बेसिकली, और कुछ नहीं है उनके यहाँ पर। बताया जाता है गोल्ड प्लेटेड उसका पूरा महल है ना, ढेर बहुत बड़ा महल है। एनीवेज, तो पूरी दुनिया में ऐसे अलग अलग टाइप के गवर्नमेंट आपको दिखाई देंगे। क्लियर है? तो आपको गवर्नमेंट के टाइप्स पर जब भी सवाल आएगा वो प्री में आएगा, ध्यान रहेगा। मेंस में आपको ये सब क्वेश्चन नहीं आएगा, टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट, ये सब क्वेश्चन कभी नहीं आएगा। बट जनरली ये प्रीलिम्स में आएगा आपको कि फीचर्स क्या है। जैसे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के फीचर्स आपको प्री में लिखने आएगा, मतलब प्री में टिक करने आएगा, मेंस में नहीं आएगा। तो पॉलिटी में एक खास चीज है कि प्री और मेंस लगभग लगभग सिमिलर पढ़ा जाता है, अलग अलग बहुत स्ट्रैटेजी बनाने की जरूरत नहीं है। यदि आपको कॉन्सेप्ट्स और उसके फैक्ट्स क्लियर हैं तो प्री के क्वेश्चन भी बनेंगे और मेंस भी बनेगा आपको। मान लो इसी में आ गया राइट अबाउट पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, आपको आ गया मान लो मेंस में लिखने के लिए, तो आप वही लिखोगे जो प्री में याद करोगे, प्री में जो याद करोगे वही मेंस में लिखोगे आप। तो दोनों जगह सेम है, कुछ अलग अलग नहीं। हाँ, बट इंपॉर्टेंट ये है कि आपको क्लियर होना चाहिए कि व्हाट इज पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो अभी इसके फीचर्स आने और बाकी हैं, अभी सिर्फ मैं स्ट्रक्चर आपको क्लियर करा रहा हूं। सो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में आप देख रहे हैं डबल हेड्स हैं आपके पास, और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में यू विल बी हैविंग ओनली वन हेड। यहां तक ठीक है? आगे बढ़ूं यहां से। तो इसमें हमने कंट्री हेड देखा, मोनार्कियल है, यहां पर रिपब्लिक कहा उसको, बिकॉज इलेक्टेड जब भी होंगे इलेक्टेड हेड तो उसको हम रिपब्लिक बोलेंगे, और गवर्नमेंट इलेक्टेड है तो वो डेमोक्रेसी है। तो इसका मतलब तीनों देशों में डेमोक्रेसी, तो जहां पर भी इलेक्शन से सरकार आती है उसे हम डेमोक्रेसी कहते हैं, ऐसे सिस्टम को हम डेमोक्रेसी कहते हैं। क्लियर है? बाकी डेमोक्रेसी के या डेमोक्रेटिक सिस्टम के अपने फीचर्स हो सकते हैं, जैसे प्रेस को फ्रीडम होगी, लोग वहां पर खुलकर वोट डालते हैं। अब यहां पर हेल्दी डेमोक्रेसी, अनहेल्दी डेमोक्रेसी, ये अलग अलग रेशियो हो सकता है। जैसे कोई डेमोक्रेसी बंदूक की नोक पर आप चला रहे हो कि मैंने बोला चलो मुझे वोट दो तो आपने वोट दे दिया, वो भी डेमोक्रेसी। सो इसका मतलब स्केल है डेमोक्रेसी का परसेंटेज कैसा, हेल्दियर डेमोक्रेसी, लेस हेल्दियर डेमोक्रेसी। तो कह रहे हैं डेमोक्रेसी सभी है, लेकिन आपने प्रेस को खरीद लिया और आप बोलोगे हमारे यहां डेमोक्रेसी है, नो, देयर इज नो डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का मतलब सिर्फ वोट डालना नहीं है। डेमोक्रेसी में यदि हेल्दियर डेमोक्रेसी की आप बात करोगे तो कैसा होगा, जहां पर कंप्लीट फ्रीडम हो, किसको, वोटर्स को, उसके पास कंप्लीट इंफॉर्मेशन हो, वोटर कंप्लीट अवेयर हो। तो क्या भारत में ऐसा है, वोटर कंप्लीट अवेयर है? इज इट सो? आप भी अवेयर नहीं, आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आप भी वोट डालने जब जाते हो तो आप वोट किसी को भी डाल के आते हो रैंडमली, एंड दैट डिसीजन इज बेस्ड ऑन दी पॉलिटिकल पार्टीज।
तो आप बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाते कि खड़ा कौन है उस वक्त, आपके एरिया से कौन सा कैंडिडेट खड़ा है, आप दिमाग नहीं लगाते। आपको दिखता है कमल वाला कौन, दबा दो, पंजा कौन है, दबा दो, बस खत्म। ये आप करके आते हो। या तो बहुत ज्यादा पर्सनली अफेक्टेड होके किसी व्यक्ति से, यार भैया बढ़िया है हमारे रायपुर के, वोट डालो इनको, तो वोट डाल दिया, कुछ जहां भी खड़े रहे भैया, ठीक है। तो एक तो ऐसे दीवानगी होती है। जाति धर्म वाला अलग मैटर काम करता है। तो आप देखोगे कि इतनी सारी वैरायटी के साथ भारत में लगभग 60% वोटर हम लोग ऐसे ही हैं। क्लियर है? और वैसे भी हमारा वोटिंग परसेंटेज कितना है अप्रॉक्स, मतलब नेशनल एवरेज लगाया जाए तो नॉट मोर देन 60-62 है ना, बहुत हो गया 65, ये हमारा नेशनल एवरेज है। इसका मतलब अभी भी 35% लोग वोट नहीं डालते हैं, ठीक है। तो जितने वोट डाल रहे हैं उनमें से भी लगभग 60% इसी तरह से वोट डाल के आते हैं। हार्डली 40%, उससे भी कम कर लो आप, 30% लोगों को ही पता होगा कि मैं वोट क्यों डाल रहा हूं, या लॉजिक से वोट डाल रहे होंगे। इसका मतलब यह हुआ कि हमें और आगे डेमोक्रेसी को हेल्दी बनाने की जरूरत है। फिर आप देखोगे मीडिया हमारे यहां बायस्ड है। जो भी मीडिया है मेन स्ट्रीम मीडिया, तो मेन स्ट्रीम मीडिया हम किसको कहते हैं, टीवी और दिस न्यूज़पेपर को, दिस इज मेन स्ट्रीम मीडिया, जिनकी मास रीच। अब धीरे धीरे मेन स्ट्रीम बदल जाएगा, वो क्या कौन सा हो जाएगा, इंटरनेट बेस्ड मीडिया, जिसमें आपको गवर्नमेंट से परमिशन लेने की जरूरत नहीं, जहां से मर्जी वहां से चालू हो गए, एनालिसिस करके दे दिया। और जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, यदि वो डेमोक्रेसी में हेल्दियर नहीं है, और उनके हेल्दियर होने का मतलब क्या हुआ कि उन्हें स्वतंत्र होकर, खुलकर, है ना, इंडिपेंडेंट तरीके से न्यूज लिखना है, बिना डरे, और गवर्नमेंट से क्वेश्चन करना है, तब तो हेल्दी डेमोक्रेसी है। तो आप कितने बढ़िया से वोट डाल रहे हैं, हमारे देश में जो मीडिया है वो कितनी बढ़िया है, अपोजिशन कितनी पावरफुल है, अपोजिशन के पास कितनी फ्रीडम है काम करने की, लोगों के पास कितनी फ्रीडम है, गवर्नमेंट से सवाल करने पर क्या होता है, ये सारे फैक्टर आपके पैरामीटर को डिसाइड करते हैं, उस स्केल को डिसाइड करते हैं जिसमें आप हेल्दी डेमोक्रेसी, अनहेल्दी डेमोक्रेसी की बात करते हैं। तो इंडिया अभी नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है, हेल्दी कम है हम लोग, क्योंकि हमारी डेमोक्रेसी में बहुत सारे लूप होल्स हैं। आ रहा समझ? तो डेमोक्रेसी एज अ कॉन्सेप्ट मैं बाद में बात करूंगा, अभी सिर्फ फैक्ट्स में हम लोग समझ रहे हैं। गॉट इट? ये डिस्कशन आगे और आएगा जब मैं एक एक टर्म लेकर आपसे बातचीत करूंगा, व्हाट इज डेमोक्रेसी, है ना। तो ये क्लियर है गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर, कोई डाउट किसी को? तो हम लोग फेडरल हैं या नहीं, हम लोग फेडरेशन बोल सकते हैं इंडिया को? हम फेडरेशन नहीं है, हम यूनियन टाइप है, हम लोग यूनियन टाइप है। और यूनियन और फेडरेशन में क्या डिफरेंस देखा हमने, एग्रीमेंट का, क्लियर है। और इंडिया में जो यूनियन बनाने का बेस था, उसके पीछे हिस्टोरिकल रीजंस हैं, कैन वी से दैट हिस्टोरिकल रीजंस काम कर रहे हैं, बोलो यस और नो? यस, हिस्टोरिकल रीजंस हैं, क्योंकि हम पीछे से फाइट करते हुए आए अपनी आजादी के लिए, राइट। इसीलिए हम लोग बहुत सिस्टमेटिकली स्टेट्स को डेवलप नहीं कर पाए। हमारे लिए मायने यह रखता था कि भारत देश को आजाद कराओ, भारत देश आजाद हो गया। जब भारत देश आजाद हो गया तो उसके बाद स्ट्रक्चर कैसा बना कि जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ही डोमिनेट करती रही हमेशा से, क्योंकि तब भी एक बॉडी थी, कल मैंने याद होगा बताया था कि कुछ लोग सामने निकल कर आए हर स्टेट से, उनको ही याद रखा गया, वही लोग सामने थे, और उन्हीं लोगों ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तैयार किया, बेसिकली देश को लीड किया। तो इसलिए वो जो जो बनाते गए, करते गए, हम लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया, कहा जो भी ठीक लगे करते चलो। उन्हें कहा भाई सेंट्रल को पावर दो, पावर दे दिया, क्योंकि उस वक्त कोई भी स्टेट मैच्योर नहीं था, और मैच्योर था तो कौन था, हमारा सेंट्रल सिस्टम मैच्योर था। दे बिलोंग्स टू डिफरेंट स्टेट्स। जो सेंटर में बैठे लोग थे वो कौन थे, अलग अलग स्टेट से आए थे। जैसे कल हमारी बात हुई कि सरदार पटेल गुजरात से थे, जवाहरलाल नेहरू उत्तर प्रदेश। तो अब देखो कि जितने भी लोग थे वो अलग अलग स्टेट से थे, और सभी ने पार्टिसिपेट किया, तो वो उन सब लोगों ने देश को लीड किया, क्लियर है।
इसलिए हमने उनको ही सेंट्रल माना और वहीं से सारी चीजें चलने लगी। उन्होंने जो जो बोला हमने मान लिया, क्योंकि हमारे वो रिप्रेजेंटेटिव थे और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इलेक्शन हुआ, बट इट वॉज इनडायरेक्ट इलेक्शन, इट वॉज नॉट द डायरेक्ट इलेक्शन, इट वॉज इनडायरेक्ट इलेक्शन। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का इनडायरेक्ट इलेक्शन हुआ था, इसलिए कोई ये नहीं कह सकता कि भाई साहब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में वही लोग थे जिनको आजादी में लड़ाई लड़ने का मौका मिला। नो, इट वॉज नॉट लाइक दैट, बिकॉज दे वर इलेक्टेड। यस, इलेक्शन कैसा था? इनडायरेक्ट इलेक्शन था। उस वक्त हमारे हालात ऐसे नहीं थे कि हम डायरेक्ट इलेक्शन करा सकते थे। तो हमने बोला कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जाएगा और सब लोग मिलकर लिखेंगे और सभी अपने अपने स्टेट से एक एक बंदा या जितने भी थे वो अपने भेजते जाओ और वो सब बैठेंगे। उसमें कास्ट वाइज आप देखोगे सारे थे, धर्म वाइज देखोगे सभी थे, सभी स्टेट वाइज सभी लोग थे, जितने पॉलिटिकल पार्टीज थे सभी के थे। तो हमने कोई भी मौका नहीं छोड़ा कि कल को कोई बोल सके कि भाई साहब आपने अलग से जेंडर बायस किया है। महिलाएं नहीं थी, महिलाएं भी थी वहां, पुरुष भी थे, मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई, एसटी, एससी सभी थे। क्लियर है? इसीलिए हमारा देश एक बहुत मजबूत बेस पर टिका हुआ है। क्लियर है? और वो बेस है भारत की यूनिटी। और यही वजह है कि कितना भी आज की डेट में हिंदू मुस्लिम कर लें, इस देश के बेसिक सिस्टम को कोई हिला नहीं सकता। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आ जाए, एक्स वाई जेड वॉट एवर, फिर वो कांग्रेस गलती करे, बीजेपी गलती करे, आम आदमी पार्टी गलती करे, इनकी गलतियों से देश हिलेगा नहीं, क्योंकि रूट में वो मजबूत चीजें भरी हुई। अभी देखो पाकिस्तान के साथ जो वॉर शुरू हुआ था उसमें देश कितना बढ़िया दिख रहा था, सब लोग एक टोन में बात कर रहे थे। ठीक है, दो हमारे जो ऑफिसर्स हैं, लेडी ऑफिसर्स, उनके आते ही देश अलग टोन में हो गया, पॉजिटिव साइड में हो गया। क्लियर है? मुस्लिम्स के तो रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, बट पॉलिटिकल पार्टी के ओएसी, जिनको अक्सर नेगेटिविटी के लिए जाना जाता था, उन्होंने जम के लताड़ना शुरू कर दिया पाकिस्तान को। क्लियर है? जितने भी सो कॉल्ड मुस्लिम लीडर्स थे उन्होंने भारत को सपोर्ट किया, या जिनके ऊपर ब्लेम लगता है कि ये लोग प्रो पाकिस्तानी हैं, वो लोग भी भारत के सपोर्ट में। तो पूरा देश खड़ा हो गया था कि भारत सरकार आप आगे बढ़ो, विल सी इट। ठीक है ना? अपोजिशन के हर पार्टी ने कहा कि नहीं आप आगे बढ़ो और बिल्कुल ठोक ठाक के आ जाओ, उसको देखा जाएगा। और सब किस मूड में थे? सबको क्या चाहिए था कि पीओके इस बार अंदर। क्लियर है? और वो मौका भी था और सब लोग अंदाज लगा के भी रखे थे। तो एनीवेज, तो गवर्नमेंट को बैकअप कहां से मिला? बैकअप मिला उसी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से। उसके फीचर्स आज भी हैं, उसकी आत्मा आज भी जिंदा है, क्योंकि उसमें यूनिटी इतनी ज्यादा थी। आ रहा समझ? और वही यूनिटी हमारी एक्चुअल है। बाकी तो सोशल मीडिया पे या टीवी पर हिंदू मुस्लिम के बीच जो झगड़ा दिखाया जाता है वो सब कैसा है? वो टाइम बीइंग के लिए होता है। आप अपने आसपास देखते हो तो ऐसा कोई झगड़ा नहीं मिलता आपको। आपको लगता है मेरे यहां तो ऐसा नहीं हो रहा, फिर टीवी में कहां से दिखा रहे हैं? तो किसी एक इंसिडेंट को पकड़ के वो लोग बहुत लंबा दिखा देते हैं, इसलिए हमें वो हैवी नजर आता है। ऐसा लगता है कि बॉम्ब आपके घर में फट रहा है, या दिन भर वही टेप गाते रहते हैं। तो इसलिए अक्सर लोग बोलते भी हैं मजाक में, टीवी बंद कर दो शांति रहेगी घर में। तो रहती भी है बढ़िया, आपको पता ही नहीं चलता यूपी में क्या हो रहा है। और हर स्टेट का अपना प्रॉब्लम स्पेसिफिक भी है ना, हर स्टेट में स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स है, उसको जनरलाइज नहीं किया जा सकता पूरे भारत देश के लिए। क्लियर है? अभी कर्नाटक के बारे में कमल हसन ने बोला, तो जरूरी नहीं ना कि उनके थॉट छत्तीसगढ़ को लेकर भी वैसे ही होंगे। उनके अपने इश्यूज हैं, साउथ इंडिया के अपने इश्यूज हैं, नॉर्थ में अलग इश्यूज होंगे। अभी हेमंता बिस्वा कुछ कुछ बोलते रहते हैं उधर, कहां के मुख्यमंत्री हैं? असम के, है ना? वो अलग ही अपना राग लापते रहते हैं। वो जब हिंदू मुस्लिम को लेकर बोलते हैं तो वो बांग्लादेशियों के एक्सपीरियंस के कारण बोलते हैं। दैट डजंट मीन ना कि उनको गुजरात के मुस्लिम से भी प्रॉब्लम है या छत्तीसगढ़ के मुस्लिम से प्रॉब्लम है। आ रहा समझ में? उनके अपने लोकल एक्सपीरियंसेस है और वो खराब है तो बोलेंगे। क्लियर है? तो आप देखोगे स्टेट स्पेसिफिक प्रॉब्लम से। ममता बनर्जी अपने स्टाइल की अलग पॉलिटिशियन, उनके अपने लोकल एक्सपीरियंसेस वैसे हैं। ठीक है? अभी कल परसों गृह मंत्री वहां पर बोल कर आए रैली में, या भाषण दिया उन्होंने कि बंगाल के लोग ऑपरेशन सिंदूर का अपोज कर रहे थे।
अब दीज आर पॉलिटिकल थिंग्स, ये सब चुनाव के लिए बोले जाते हैं, इनमें रियलिटी नहीं है। रियलिटी क्या है? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की यूनिटी हमारी रियलिटी, और वही यूनिटी की आत्मा आज भी काम कर रही, वही स्पिरिट आज भी देश में काम कर रहा, जहां पर बहुत अच्छी यूनिटी थी और हम सब ने मिलकर हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया। क्लियर है? न ये हिंदुओं की धरती है, न मुसलमानों की धरती है, और ये है भारतीयों की धरती। क्लियर है? ये हिंदुत्व की धरती, और हिंदुत्व का संबंध हमारी सभ्यता से, ना कि जाति धर्म से। क्लियर? और सभ्यता भी इंसानों वाली है। क्लियर है? तो वो इंडस वैली सिविलाइजेशन की सभ्यता, उसका बैकग्राउंड हमारे ब्लड में, उसका बैकग्राउंड हमारे कल्चर में, उसका बैकग्राउंड देखोगे हमारे वैल्यूज में, और वही चीज हमारे साथ आगे बढ़ रही। तो आप देखोगे, वापस आते हैं टॉपिक पे, सो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हमने फिलहाल देखा, ये दो स्ट्रक्चर हमने देखा। उसके बाद पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को मैंने फिर से डिवाइड किया और आपको बताया मैंने कि ये बेसिकली ब्रिटेन और इंडिया के बीच का मॉडल है, लेकिन दोनों में डबल हेड्स है। कंट्री हेड यहां पर हेरिडेटरी सिस्टम से आता है, वंशानुगत, और हम इलेक्टेड बुलाते हैं राष्ट्रपति को, इसलिए हम रिपब्लिक हैं। बट दोनों में डेमोक्रेसी है, बिकॉज दोनों में इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर, सो गवर्नमेंट दोनों जगह इलेक्टेड है, सो दैट इज व्हाई वी हैव इलेक्टेड गवर्नमेंट। क्लियर है? तो तीनों के कॉन्सेप्ट को मिक्स करोगे तो यूएसए में भी डेमोक्रेटिक सरकार है, हमारे यहां पर भी डेमोक्रेसी, ब्रिटेन में भी डेमोक्रेसी। यहां तक ठीक है? क्लियर है? तो ये आपका एक बेसिक स्ट्रक्चर तैयार हो गया कि दुनिया में कितने तरह की सरकारें हैं। तो फिलहाल प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, बाकी दुनिया में थोड़े थोड़े डिफरेंसेस पर अलग अलग सिस्टम, बट मेनली इसी तरह का सिस्टम काम करता। जापान में कैसा है सिस्टम? कभी पढ़ा उसके बारे में, जापान के बारे में, या देखा हो? प्रेसिडेंशियल नो, मोनार्कियल सिस्टम, ठीक है ना? मोनार्कियल डेमोक्रेसी, प्राइम मिनिस्टर इलेक्टेड होंगे और वहां पर आज भी किंग वाला सिस्टम काम करता है। ब्रिटेन के जैसे हैं वो लोग, उनको वही पसंद है क्योंकि वहां शुरू से वैसा चल रहा था, इससे वैसा ही है उनका। क्लियर है? पाकिस्तान में भी आप देखोगे तो सेम इंडिया के जैसा है, क्योंकि हम दोनों सेम ओरिजिन से थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट से रूल हुए थे, उनके यहां पर भी वही सिस्टम एडॉप्ट किया। क्लियर है यहां तक? अब मैं आगे बढ़ता हूं कि जब हम लोग सिस्टम को डेवलप करते हैं तो ओवरऑल ये सिस्टम दिखता कैसे है उसकी बात करते हैं। और अब देखो, इंडिया ने जब इसको डिसाइड किया कि हमें पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट रखना है, राइट, तो उस बेसिस पर हमने क्या किया, पूरे भारत से लोगों को बोला कि आप बाहर निकलो एक एक स्टेट से, और आप क्या करो, यूनियन गवर्नमेंट बनाओ। ठीक है? और हर स्टेट में स्टेट गवर्नमेंट भी होंगी, यूनियन गवर्नमेंट जहां पर काम करेगी उसके बैठने की जगह को हमने पार्लियामेंट कहा। ठीक है? और पार्लियामेंट बेसिकली एक बिल्डिंग है, ध्यान रखना, जहां बैठ के लोग काम करेंगे। इट्स अ नेम ऑफ बिल्डिंग। पार्लियामेंट में डबल हाउस सिस्टम रखा, राज्यसभा एंड लोकसभा, और इनके जो मेंबर्स होंगे उनको एमपी कहा जाएगा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, इनको भी एमपी कहा जाएगा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। क्लियर है? और हिंदी में हम बोलेंगे इनको सांसद, सांसद इनको कहा जाएगा, और इसे हम संसद कहते हैं। वो सांसद है और ये संसद है। जब स्टेट गवर्नमेंट की बात करोगे तो स्टेट के लिए हमने टर्म इस्तेमाल किया स्टेट लेजिस्लेचर।
लेजिस्लेचर टर्म का इस्तेमाल किया, मतलब ऐसी बॉडी जो कानून बनाते हो। लेजिस्लेशन मीन्स कानून, विधान, उसको बनाने वालों को लेजिस्लेचर या लेजिस्लेटिव बॉडी हम कहते हैं। तो आप देखोगे इसमें भी डबल हाउस सिस्टम अलाउ किया गया। आप बोलेंगे सर ये डबल हाउस सिस्टम है क्या? तो होता यह है कि डबल हाउस सिस्टम एक काम करेगा, दूसरा उसको चेक करेगा, इसीलिए इसको ऐसा डिजाइन किया गया। तो आप सवाल कर सकते हैं कि कहीं पर सिंगल हाउस से भी काम चलता होगा? यस, चलता है। छत्तीसगढ़ में क्या है, सिंगल हाउस है, डबल हाउस है? सिंगल हाउस है ना हमारे यहां, विधानसभा बस है। क्लियर है? कुछ देशों में भी सिंगल हाउस से काम चल जाता है, डबल हाउस नहीं चाहिए, उन्होंने बनाया नहीं डबल हाउस। तो डबल हाउस केवल क्रॉस चेक के लिए रखा गया है, अदरवाइज एज सच बहुत उसकी जरूरत नहीं थी, अकेले भी काम चल सकता था, क्रॉस चेक के लिए रखा गया। तो स्टेट लेजिस्लेचर में भी हमने क्या करा, इसको स्टेट काउंसिल कहा जाता है। विधान परिषद और स्टेट असेंबली, इसको हम क्या बोलेंगे, विधान सभा। हिंदी शब्द भी लिख लेना है ना, आपको याद रहेगा, क्योंकि चलन में हिंदी शब्द ही है बेसिकली। एंड राज्यसभा, लोकसभा इज अलाउड, जो शब्द है वो हिंदी में एक्सेप्टेड है, वो है ना, मतलब इंग्लिश में भी हम राज्यसभा बोल सकते हैं, SABHA, राज्यसभा ऐसे ही लिखा जाता है उसको। अब आप देखोगे कि यहां पर हम लोगों ने इनको जो मेंबर्स को भेज रहे हैं उनको हम क्या बोल रहे हैं, MLA, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, और हिंदी में इनको विधायक, और यहां मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल MLC, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, और यहां मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, विधायक। क्लियर है यहां तक? अब देखोगे कि इनमें से मेंबर्स जाएंगे कैसे, इनमें मेंबर जाएंगे कैसे उसको समझना है। क्लियर है? तो हमने क्या किया, हमने ये डिसाइड किया कि पूरे देश की पॉपुलेशन को हम लोग कुछ पार्ट में डिवाइड करेंगे तब होगा, और कोई फॉर्मूला डिराइव करेंगे। जैसे हम लोगों ने मान लो अंदाज से ले लिया कि राज्यसभा में सपोज 250 सीट्स हैं, यहां 500 सीट्स हैं, ऐसे हमने अंदाज ले लिया। ठीक है? तो अब ये 500 मेंबर्स का आधार क्या रहा होगा, जैसे मान लो यहां पर हमने बोला कि 15 लाख पर एक व्यक्ति जाएगा चुनकर, और यहां पर हमने मान लिया कि 5 लाख पर एक व्यक्ति चुनकर जाएगा। स्टेट के लिए हमने बनाया कि 1 लाख पर एक व्यक्ति आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसा रखेंगे 5 लाख। अब मान लो आपकी पॉपुलेशन 10 लाख है, तो कितने लोग भेजोगे आप? 2 लोग। तो इसी तरह से पॉपुलेशन के साथ हमने उसको फॉर्मूला डिराइव किया। क्लियर है? कि 5 लोगों का, 5 लाख लोगों का एक रिप्रेजेंटेटिव होगा, तो जितनी पॉपुलेशन होगी उतने रिप्रेजेंटेटिव जाएंगे। ऐसे हमने एक अंदाज से फिगर लिया, हालांकि उस वक्त मैथमेटिकल कैलकुलेशन से ही लिया गया होगा, फिलहाल मैं रफ एग्जांपल्स ले रहा हूं आपके लिए। तो अब मान लो हमने छत्तीसगढ़ की बात करें कि छत्तीसगढ़ को सबसे पहले हम देखेंगे स्टेट में कितनी सीट्स मिली। तो छत्तीसगढ़ को रियल में सीट्स कितनी मिली है स्टेट्स में? 90। हमारे यहां पर एक स्टेट है और यहां के लिए 90 सीटें मिली हमको ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन। तो छत्तीसगढ़ को हम क्या करते हैं, 90 पार्ट में डिवाइड करते हैं, और 90 पार्ट में डिवाइड करने के बाद हर एक पार्ट से एक एक व्यक्ति चुनकर कहां जाएगा? छत्तीसगढ़ विधानसभा में जाएंगे, और ये विधानसभा रायपुर में। और ये 90 लोग किसके लिए काम करेंगे? दे विल वर्क फॉर छत्तीसगढ़ ओनली। वोट आपने ही दिया, छत्तीसगढ़ के लोगों ने वोट दिया। तो ये जो इलेक्शन था जिसमें पब्लिक डायरेक्ट वोट देती है,
उसको हम डायरेक्ट इलेक्शन कहते हैं। ये डायरेक्ट इलेक्शन से वोट हुआ। क्लियर है? अब ये 90 लोग चुन कर आ गए, ये छत्तीसगढ़ के लिए काम करेंगे। छत्तीसगढ़ से गए हैं, मतलब छत्तीसगढ़ के ही हैं, अलग अलग। इसको हम क्या बोलते हैं? विधानसभा क्षेत्र। ये जो बॉक्स है इसको हम कॉन्स्टिट्यूएंसी भी बोलते हैं, या हिंदी में विधानसभा क्षेत्र बोलते हैं। एक हर आदमी के लिए एक एक एरिया होगा। एक सीट से मान लो 5 लोग खड़े हुए थे, लेकिन जीतेगा कौन? एक ही जीतेगा। क्लियर है? खड़े कितने भी हो सकते हैं, लेकिन जीतेगा एक ही, और यहां पर आके वो काम करेगा छत्तीसगढ़ के लिए। अब मान लो छत्तीसगढ़ में कोई एग्रीकल्चर मिनिस्टर है, तो वो एग्रीकल्चर संभालेगा। छत्तीसगढ़ में उद्योग मंत्री है, तो उद्योग संभालेगा। वो कहां का उद्योग? सिर्फ छत्तीसगढ़ का उद्योग। अब आप देखोगे कि छत्तीसगढ़ से हमें कहां भेजना है? अब यहां भेजना है। तो क्योंकि स्टेट से ही तो जाएंगे ना भाई, यूनियन नाम की कोई जगह तो है नहीं। छत्तीसगढ़ नाम की तो जगह फिर भी है, बट यूनियन नाम की कोई जगह ऐसा सच नहीं है। तो आप क्या करोगे? आपको राज्यसभा और लोकसभा के लिए अलग अलग लोग भेजने पड़ेंगे। ऐसे हर स्टेट से जाएंगे। तो छत्तीसगढ़ को लोकसभा के लिए टोटल 11 सीटें मिली। ठीक है, 11 सीट्स। अब ये 11 सीटें लोकसभा के लिए, तो इसके लिए भी क्या होगा? इसके लिए भी डायरेक्ट इलेक्शन हुए। डायरेक्ट इलेक्शन। तो डायरेक्ट इलेक्शन से ये 11 लोग कहां चले गए? ये लोकसभा में चले गए छत्तीसगढ़ की ओर से। ये काम पूरे देश के लिए करेंगे या सिर्फ छत्तीसगढ़ के लिए करेंगे? पूरे देश के लिए करेंगे, क्योंकि नेशनल बॉडी में जा रहे हैं। लेकिन ये अपने एरिया के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। मान लो मैं बोलूं 11 हैं, तो करीब 10, अंदाज से ले लेते हैं, 10 विधानसभा क्षेत्र होंगे एक के अंडर में। एक बड़ा एरिया है, तो इसमें लगभग 10 विधानसभा क्षेत्र आ गए होंगे। बट ध्यान रखना, ये जो 10 यहां के मेंबर्स हैं, ये इसके जूनियर नहीं है, ये इनके अंडर में काम नहीं कर रहे हैं, वो इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हैं। एमपी इंडिपेंडेंटली काम कर रहा है। तो मान लो यहां से एमपी जो है, जैसे अभी बृजमोहन अग्रवाल रायपुर से हैं, वो एमपी है ना, तो वो अपना अलग काम कर रहे हैं, अपने इस बड़े एरिया के लिए काम कर रहे हैं। और ये फंड कहां से लाएंगे? सेंट्रल गवर्नमेंट से लाएंगे फंड। और ये लोग अपने स्टेट गवर्नमेंट के साथ काम कर रहे हैं। ये स्टेट गवर्नमेंट से पैसा मांग के अपने एरिया में डेवलपमेंट करेंगे, ये सेंट्रल गवर्नमेंट से पैसा मांग के इस बड़े एरिया के लिए डेवलपमेंट करेंगे, एक एमपी। क्लियर हो रहा है? ऐसे हर स्टेट से एमपी जाते हैं लोकसभा में, और ये लोग पूरे 500 की संख्या लगभग बनाते हैं। 5 से ज्यादा है, मैं राउंड फिगर कर रहा हूं। इज इट क्लियर? इन दोनों में डायरेक्ट इलेक्शन से लोग जा रहे हैं वहां पर काम करने के लिए। अब आप देखोगे कि राज्यसभा एक और बच गया। तो मान लो हमें राज्यसभा के लिए हमें बात करनी है, तो अगेन छत्तीसगढ़ को राज्यसभा में भेजने के लिए 5 सीटें मिली। अब राज्यसभा का कोई कॉन्स्टिट्यूएंसी एज सच नहीं डिवाइड होता, क्योंकि राज्यसभा जैसी बोलते हैं तो पूरे स्टेट से हम 5 लोगों को यहां भेजते हैं राज्यसभा में। इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं होती, जरूरत भी नहीं है, इनका स्टेट होता है। और ये इनडायरेक्ट इलेक्शन से जाते हैं बिकॉज इनको विधानसभा के ये 90 लोग चुनकर भेजते हैं। विधानसभा के 90 लोग चुनकर भेजते हैं। वोट ये लोग डालते हैं, पब्लिक नहीं डालती, क्योंकि ये आपके रिप्रेजेंटेटिव हैं। आपने इनको चुना, इन्होंने किसी और को चुना, इसलिए इनडायरेक्ट इलेक्शन कहलाएगा। क्लियर है? इनडायरेक्ट इलेक्शन। तो राज्यसभा में जो लोग गए वो भी किसी ना किसी स्टेट से जाते हैं, लेकिन इनके जाने और इनके जाने में यह फर्क है कि ये डायरेक्ट इलेक्शन से गए इसलिए पावरफुल है, ये इनडायरेक्ट इलेक्शन से गए इसलिए इनकी वैल्यू एज सच कम है। क्योंकि यहां से जाना आसान है, यहां से जाना टफ है। टफ इसलिए है क्योंकि पब्लिक के बीच वोट मांगना पड़ता है, पब्लिक वोट नहीं देती है। यहां से जाना आसान है क्योंकि मान लो अभी बीजेपी की गवर्नमेंट है यहां छत्तीसगढ़ में, तो वोट डालते वक्त
मोदी जी ने सबको बोल दिया कि हमारा बंदा खड़ा हो रहा है, उसी को वोट डालना है, तो सब लोग डालेंगे वोट। तो बाय डिफॉल्ट क्या होगा, छत्तीसगढ़ की राज्यसभा सीट से जो भी जीतेगा वो बीजेपी वाला जीतेगा, क्योंकि अभी बीजेपी की मेजॉरिटी है, तो वो लोग वोट अपने आदमी को ही देंगे ना। क्लियर है? इस तरह से होता है। तो आप देखोगे इस इलेक्शन को हम लोग इनडायरेक्ट इलेक्शन बोल रहे हैं। ये इनडायरेक्ट इलेक्शन, डायरेक्ट नहीं। यहां तक ठीक है? कोई डाउट है तो पूछो। एनी डाउट? बैक साइड? ये सब छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं, ये बेसिक क्लियर हो जाए तो आपको पॉलिटी समझना आगे आसान हो जाएगा। इधर कोई डाउट? क्लियर बच्चे? ऑनलाइन में एनी डाउट? अभिनव, अनमोल, देवांशु, नेहा, नाव्या, एनी डाउट? ओके, गुड, ठीक है, डन। ठीक है। सी, राज्यसभा भी सेंट्रल बॉडी है, पार्लियामेंट का एक हाउस है, इसको हम अपर हाउस भी बोलते हैं एंड लोअर हाउस। ठीक है? यहां पर जब लोगों को भेजना है तो हम डायरेक्ट पब्लिक से चुनकर, क्योंकि देखो एक हाउस में तो डायरेक्ट पब्लिक ने चुनकर भेज दिया, तो सेकेंड हाउस में भी हम भेज सकते थे, प्रॉब्लम ऐसा कुछ नहीं, लेकिन हमने इसका मॉडल अलग अपनाया। तो आप बोलेंगे सर ये कौन डिसाइड किया कि ऐसे होगा? ये किसी ने डिसाइड नहीं किया, दुनिया में मॉडल चल पड़े तो चल रहा है। ऐसा नहीं ना कोई यूनिवर्सल लॉ हो कि ऐसा ही करना है, आप कुछ और भी कर सकते थे, हमको ये ठीक लगा, हमने यही फॉलो किया। हाँ, इसका एक्सपीरियंस दूसरे देशों से लिया है हमने, तो अलग अलग देशों से मिला के हमने अपना पूरा मॉडल डिजाइन कर लिया, सब में अलग अलग चलता है रूल। तो हमने माना कि राज्यसभा में जो लोग जाएंगे, तो राज्यसभा में सपोज 250 कम ही है, इससे जस्ट आधे हैं, है ना, लोकसभा से जस्ट आधे हैं, एंड दे आर कमिंग बाय इनडायरेक्ट इलेक्शन। चूंकि इनको हम लोग नहीं चुनते हैं, छत्तीसगढ़ को जैसे 5 सीटें मिली, तो इन 5 लोगों को कौन चुनेगा? विधानसभा के 90 लोग वोट डालेंगे। तो हमें छत्तीसगढ़ में लोग कितने चाहिए? हमें लोग चाहिए 90 + 11 + 5। ये 90 में से 5 नहीं है, ध्यान रखना, अपने बीच में से किसी को नहीं चुन रहे, 5 मेंबर्स खड़े हैं, उनको वोट डालना। क्लियर है? वोट कैसे होता है बाद में समझेंगे, फिलहाल मान लो कि ये 90 लोग 5 लोगों के लिए वोट डाल रहे हैं, 5 लोग जीत गए, जीत कर ये लोग राज्यसभा चले गए, तो 5 अलग पर्सन है, 11 अलग हैं, 90 अलग हैं, इतने हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं। ये 11 राज्यसभा, लोकसभा में 5 राज्यसभा में, ये 90 छत्तीसगढ़ के लिए काम कर रहे हैं। 90 में से 5 नहीं है। तो आपके मन में एक सवाल आना चाहिए कि सर यहां से कोई यहां जाना चाहे या यहां, तो बिल्कुल जा सकता है, अपनी पोस्ट से रिजाइन करेगा और इधर इलेक्शन लड़ ले, क्या दिक्कत है? कोई भी कर सकता है। मान लो कोई लोकसभा में है और वो सोचे कि मैं यहां के लिए इलेक्शन लड़ना है, तो लड़ सकता है। जैसे अभी चिराग पासवान, नाम सुना है? वो बिहार में इलेक्शन लड़ेंगे, तो क्या होगा? वो अभी एमपी भी हैं। तो आप बोलेंगे सर डाउनग्रेड नहीं हो रहा है, तो हो रहा है भाई। अभी आप एमपी हैं, कहां पर? लोकसभा से बिहार की सीट है और लोकसभा में आप एमपी हैं, लेकिन वहां पर हो सकता है आपको मजा ना आ रहा हो कि भैया मुझे अच्छी पोस्ट नहीं मिली है। यहां आ गया, मान लो स्टेट में लड़ूंगा तो मैं सीएम बन सकता हूं, तो पद बड़ा है ना, स्टेट में सीएम होना बड़ा पद है। वहां पर आपको बड़ी पोस्ट है, आपकी अपने पार्टी की सरकार है, तब तो आप कुछ भी एंजॉय करोगे। लेकिन आपकी अपनी पार्टी की सरकार डायरेक्ट नहीं है, वो वैसे भी वो छोटी पार्टी से, ठीक है, वो तो गठबंधन में है ना मोदी जी के साथ। क्लियर? तो अब उनको लग रहा है कि यहां पर वो ज्यादा मजबूती से फाइट कर सकते हैं, पता चला सीएम बन गए। तो इस लालच में बहुत सारे लोग क्या करते हैं, एमपी की सीट रहते हुए वो विधानसभा की सीट से लड़ते हैं और जीतने के बाद फैसला करते हैं कि उधर जाऊं या इधर रहूं। इधर आना है तो उधर से रिजाइन करोगे, और मान लो जहां थे वहीं रहना है तो इधर से रिजाइन करोगे। लेकिन कोई लड़ता है तो सोच समझ के ही लड़ता है, इतना फालतू पैसा नहीं लोगों के पास, है ना, कि लोग लड़ें। हाँ, लेकिन कोई भी लोकसभा से सीट रिजाइन करके राज्यसभा में नहीं जा सकता, मतलब नहीं जाते हैं, जा तो सकता है।
कोई बेवकूफी क्यों करेगा? क्योंकि लोकसभा ज्यादा पावरफुल चीज है, राज्यसभा एहसान टाइप का होता है। यहां से जिन लोगों को भेजा जाता है वो पार्टी के दम पे ही जाते हैं, अदरवाइज वो खुद से नहीं जा सकते। कुछ लोग को बनाए वैसे ही जाता है कि यह राज्यसभा वाला कैंडिडेट है। आ रहा समझ में? तो राज्यसभा में जो लोग भी जाते हैं वो ज्यादातर कामकाज करने जाते हैं। लोकसभा वाला बड़ी बड़ी बातें करने जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि राज्यसभा में जितने भी लोग काम कर रहे हैं वो ज्यादातर इसलिए वहां पहुंच पाए क्योंकि उनका पॉलिटिकल बैकअप स्ट्रांग है। पार्टी उनको टिकट दे दी और बोल दिया उस स्टेट में कि भाई इनको वोट देना, वो जीत भी गए। क्योंकि राज्यसभा के लिए सीट जीतना बहुत आसान होता है यदि आपकी सरकार वहां पर काम कर रही है तो। जहां पर कांग्रेस की गवर्नमेंट है वहां से कांग्रेस के लोग जीतेंगे, जहां बीजेपी है वहां से बीजेपी के लोग जाएंगे। हाँ, राज्यसभा अपर हाउस है, राज्यसभा नॉर्मल बिल को अटका सकती है, उसके बिना पास नहीं होगा। राज्यसभा कई मामलों में पावरफुल है, लोकसभा के बराबर है वो, लेकिन पैसे के मामलों में राज्यसभा का पावर जीरो हो जाता, उसके पास कोई पावर नहीं पैसे को लेकर। हाँ, नॉर्मल बिल को लेकर है, वो अटका सकती बिल, उसके बिना पास नहीं होगा। आ रहा समझ? तो राज्यसभा जैसे प्रेसिडेंट को हटाना है तो राज्यसभा की परमिशन चाहिए। अभी कल आप लोग पूछ रहे हैं जुडिशरी के बारे में सवाल, तो वो जज को अभी हटाने की बात हो रही, जिनके घर से वो जले हुए पैसे मिले थे, है ना, तो उनको हटाने की बात हो रही है, तो उनको रिमूव किया जाएगा। तो रिमूव करते वक्त क्या होगा? अगेन राज्यसभा की परमिशन चाहिए, लोकसभा अकेले नहीं हटा सकती। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि अच्छा, आप एट ए टाइम ऐसा हो नहीं सकता कि राज्यसभा, जैसे अभी ज्यादातर मेजॉरिटी लोकसभा में किनकी है? मोदी जी की है, बीजेपी की। तो ऐसा नहीं होगा कि हमेशा राज्यसभा में भी सब लोग बीजेपी के आ जाएं, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट में अलग अलग सरकारें होती हैं और उनका कार्यकाल 6 साल का होता है। यहां पर 6 इयर्स के लिए होते हैं मेंबर्स और लोकसभा 5 साल के लिए। तो ये भी एक फर्क है दोनों में। खैर, ये सब बाद में आगे समझेंगे। इज इट क्लियर? क्लियर हुआ राज्यसभा का मामला? बढ़ू आगे यहां से, ठीक है। अब देखो, हम लोग गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं। ये तो बात हो गई कि हमने लोगों को इलेक्ट करके आगे भेज दिया, और अब हम लोग गवर्नमेंट बनाएंगे कि गवर्नमेंट का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो गवर्नमेंट का फॉर्मेशन बेसिकली जब हम गवर्नमेंट की बात करते हैं तो गवर्नमेंट बनाने के लिए हमें राज्यसभा एंड लोकसभा का एग्जाम्पल लेना, ठीक है। लोकसभा में टोटल सीट्स 500 लिया है मैंने, यहां पर 250 सीट्स लिया। अब आप देखोगे कि ये इलेक्ट होकर आ गए। अब यहां का रूल ये कहता है कि लोकसभा में इलेक्ट होने के बाद ये देखा जाता है कि मेजॉरिटी किसके पास है, ठीक है। अब मेजॉरिटी के लिए वहां पर रूल ये कहता है कि आपके पास 50% प्लस 1 होना चाहिए। यहां के हिसाब से 251, 50% प्लस 1 सीट चाहिए, ठीक है। तो जिनके पास इतना नंबर होगा उनको गवर्नमेंट बनाने के लिए बुलाया जाएगा। प्रेसिडेंट इनवाइट करते हैं कि आप आइए और गवर्नमेंट बना सकते हैं आप, क्लियर है। और अपोजिशन में हम बैठा देते हैं 249 वालों को, हम अपोजिशन कह देते हैं। ये नंबर ज्यादा भी हो सकता है, मैंने फिक्स ले लिया जानबूझकर, ज्यादा भी हो सकता। मान लो 100% इधर है, इट्स ओके, चलेगा, ऐसा भी हो सकता। तो आप देखोगे अब क्या होगा, ये जो 251 है ये नंबर किसी एक पार्टी का हो सकता है और कई पार्टियों से भी मिलकर ये नंबर बन सकता है। तो जब ढेर सारी पार्टियां होंगी तो उस कंडीशन में हम उसको बोलेंगे कोएलिशन गवर्नमेंट, गठबंधन वाली सरकार बोलेंगे, राइट। और हमारे देश में कोएलिशन के लिए 2 कंडीशन होती हैं, एक प्री इलेक्शन और एक पोस्ट इलेक्शन। प्री इलेक्शन की जब हम बात करते हैं तो हमारे देश में पहले एनडीए और यूपीए नाम के 2 अलग अलग गठबंधन थे। यही यूपीए बाद में इंडिया हो गया, ठीक है।
और एनडीए आज भी है। एनडीए इज लेड बाय बीजेपी और बाकी फिर अलग अलग एक्स वाई जेड अलग अलग पार्टियां हैं। यहां पर लेड बाय कांग्रेस और इनके साथ फिर ए बी सी अलग अलग पार्टियां। क्लियर हो रहा है? तो गठबंधन के लिए रूल एज सच नहीं है कि आप प्री इलेक्शन ही डिसाइड करोगे, लेकिन हेल्दी मैनर में यह कहा जाता है कि अच्छा होगा कि आप पहले ही बता दो कि ये गठबंधन से आप बनाओगे या अकेले जीतोगे। होता यह है कि आजकल लोगों में यूनिटी कम है, तो लोग पहले ही डिक्लेयर कर देते हैं कि हम इन पार्टियों के साथ गठबंधन में हैं और सरकार बनी तो सभी, जैसे मान लो टोटल हमें सीट चाहिए 251, तो पता चला कि बीजेपी को 200 सीट आ गई, अब 51 नहीं आई, तब क्या करेंगे? 5 इनके लोग जीत गए, 15 इनके जीत गए और 10 इनके जीत गए, तो आप इन्हीं से बोलोगे ना कि आ जाओ हमारे साथ। तो पहले ही इसको डिसाइड करना अच्छा होता है ताकि पब्लिक को पता रहे और नेशनल लेवल पर गड़बड़ी ना हो। स्टेट में जब इलेक्शन होता है तो इतनी क्लैरिटी के साथ लोग नहीं लड़ते हैं इलेक्शन में। इलेक्शन जीतने के बाद वो लोग गठबंधन बनाते हैं कि मजबूरी है, चलो हम सब इकट्ठे हो जाएं। तो पोस्ट इलेक्शन जो गठबंधन होता है वो एक तरह से पब्लिक के साथ चीटिंग जैसे। जो बीजेपी को वोट दे रही है वो नहीं चाहती कि एक्स पार्टी की सरकार बने, तो आप मान लो प्री इलेक्शन डिसाइड करके घोषणा कर दोगे तो बोलेगा अच्छा मुझे एक्स पसंद नहीं है, साथ जा रही है, मैं काम करता हूं, मुझे एक्स पसंद नहीं है, मैं काम करता हूं, मुझे पसंद नहीं, लेकिन फिर भी दूंगा क्योंकि यहां एक्स मुझे पसंद नहीं, लेकिन फिर भी दूंगा क्योंकि यहां एक्स आ रही, मुझे नहीं चाहिए। क्लियर? तो आप क्या करोगे? इधर दे दोगे वोट। तो पब्लिक को पता हो, इसलिए प्री इलेक्शन कोएलिशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है? और इसके लिए रूल नहीं है, ध्यान रखना, फिर से कह रहा हूं, कोई रूल नहीं है एज सच। आप बनाओ, आप अनाउंस करो। इलेक्शन कमीशन नहीं कहता कि आप क्या करने वाले हो, बट आपको इलेक्शन कमीशन को इन्फॉर्म करना होता है इफ यू हैव एनी कोलिशन। तो अब हम इस गवर्नमेंट को क्या बोलते हैं? एनडीए वाली सरकार बोलते हैं ना। अभी जो केंद्र में सरकार है उसको एनडीए गवर्नमेंट बोलते हैं, क्योंकि बीजेपी के पास कंप्लीट सीट नहीं है। जैसे एक नीतीश कुमार का सपोर्ट है और एक चंद्रबाबू नायडू का सपोर्ट है, बड़े सीट्स में, मतलब बड़े नंबर्स में, 20-20, 25 उन लोगों ने अपने एमपीज दिए हैं। क्लियर है? तो इस तरह से आप देखोगे कोएलिशन। अब राष्ट्रपति को इस बात से मतलब नहीं है कि इसमें 10 पार्टी हैं, 20 पार्टी हैं, उनको कोई मतलब नहीं। उनको सिर्फ नंबर चाहिए कि आप एक साथ नंबर बता दीजिए आपके पास मेजॉरिटी है या नहीं। यदि ऐसे देख के पता चल रहा है कि बीजेपी 300 सीटों से जीत गई है, फिर तो डायरेक्ट बीजेपी को ही इनविटेशन मिलेगा। क्लियर है? और अगले दिन डिक्लेयर भी हो जाता है, ऑफिशियल सर्टिफिकेट मिलता है इलेक्शन कमीशन से, फिर भी बाय डिफॉल्ट पता लग ही जाता है और अनाउंसमेंट भी हो जाता है कि बीजेपी के 300 सीटें हैं तो बीजेपी सरकार बना रही है। राइट? हां, अब मान लो यहां पर बीजेपी को 300 सीटें आ जाती हैं और रिक्वायर्ड है 251, फिर भी उसने बोल रखा था कि हम एनडीए की सरकार बनाएंगे, कोलिशन में लड़ रहे हैं, उसके बावजूद भी इनको भी क्या करती है, वो अपने साथ सरकार में रखती, क्योंकि पहले ही हाथ मिलाया हुआ आपने। और उनको भी वो लोग क्या करेंगे, कुछ कुछ पोस्ट दे देते हैं, एक एक दो दो मंत्री बना देते हैं, क्योंकि प्रॉमिस किया होगा पहले से। वो गठबंधन का धर्म होता अपना। अब यहां पे 251 को बोला जाता है कि आप अपने बीच में से एक बंदे को प्राइम मिनिस्टर के लिए आप लोग डिसाइड करो कि कौन प्राइम मिनिस्टर बनेगा। इसको पब्लिक डिसाइड नहीं करती, लेकिन पब्लिक में आप पहले से इंफॉर्मेशन दे सकते हैं कि ये हमारे प्रधानमंत्री कैंडिडेट हैं। जैसे मोदी जी जब पहली बार आए तो मीटिंग में ये क्लियर हुआ कि मोदी जी ही बीजेपी का चेहरा होंगे प्रधानमंत्री के। कांग्रेस ट्रेडिशनली क्या करती है, वो कभी भी नहीं बोलती है कि ये हमारा ऑफिशियल कैंडिडेट है, लेकिन अब तक लोगों को पता ही है कि उनका ऑफिशियल कैंडिडेट कौन है। जैसे राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, इनके रहते रहते पता है कि कोई और नहीं बनेगा। हालांकि ठीक है, राहुल गांधी वाले मामले पर ऐसा नहीं कि राहुल गांधी ही बनेंगे, ठीक है, उनकी मां को भी ऑफर किया, सोनिया गांधी जी को, फिर वो नहीं बने, मनमोहन सिंह बन गए। क्लियर है? तो अब वो ट्रेंड थोड़ा बदला है पहले से
क्योंकि पार्टी कमजोर भी हुई, लेकिन फिर भी कैंडिडेट्स के बारे में लगभग पता लग जाता है कि कौन बनेगा, है ना। तो ये ऑफिशियली अनाउंस करना जरूरी नहीं है कि आपका ऑफिशियल कैंडिडेट कौन है प्रधानमंत्री का। कांग्रेस कहती है हम वोट जीतने के बाद डिसाइड करेंगे, और बीजेपी लगभग बता के चली केंद्र में, स्टेट में नहीं बताया। आप देखोगे राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, तीनों में किसी को पता ही नहीं था कि बीजेपी का सीएम चेहरा कौन है, और सरप्राइज दिया अलग, है ना। छोटा मोटा नहीं, बड़ा सरप्राइज, एकदम आउट ऑफ टर्न प्रमोशन दे दिया, जिसको लोग उम्मीद भी नहीं किए थे उनको दे दिया। वो लोग ऐसे जाने जाते हैं, उनकी अपनी स्ट्रैटेजी, उसका कोई संविधान से लेना देना नहीं, क्योंकि ऐसा कर सकते हो आप। आगे बढ़ते हैं। अब आपको इस व्यक्ति को राष्ट्रपति के पास भेजना है और वो व्यक्ति पीएम की शपथ लेगा। तो यहां से वो गया और पीएम की शपथ लेगा, ठीक है। प्रधानमंत्री को टेक्निकली कहा जाता है कि ही इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है। अपॉइंटेड शब्द का इस्तेमाल कॉन्स्टिट्यूशन में हुआ, इसलिए हम कहते हैं अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। तो ही इज अपॉइंटेड, क्लियर है। आपसे और दो शब्द पूछा जा सकता है, इज ही नॉमिनेटेड, इज ही इलेक्टेड। तो दोनों में क्रॉस, और अपॉइंटेड यस। तो आप बोलेंगे सर ऐसा क्यों, वो तो इलेक्टेड हैं। बट आपने इलेक्शन किस रूप में किया है उनका, एमपी, प्रधानमंत्री नहीं, एमपी के लिए वोट डाला है आपने, तो वो एमपी इलेक्टेड है, ना कि प्राइम मिनिस्टर इलेक्टेड है। आ रहा है समझ में। आपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाने के लिए वोट डाला है, और नॉमिनेटेड का मतलब क्या होता है कि मैंने बोला कि भाई ये फला व्यक्ति है, इनको पद में ले लिया जाए, तो आप पद में ले लोगे। इसको नॉमिनेशन स्टाइल बोलते हैं। तो नॉमिनेशन तो है नहीं, तो इसलिए ये दोनों नहीं है और अपॉइंटेड पोस्ट है। अब प्राइम मिनिस्टर को बोला जाता है कि आप अपनी टीम बनाइए, सरकार चलाने के लिए टीम चाहिए, राइट। तो वो क्या करते हैं, टीम बनाएंगे, और उस टीम में जो मेंबर्स होंगे वो कहां से होंगे, वो भी लोकसभा और राज्यसभा से होंगे, ठीक है। अब देखिए, जो टीम बनाना है वो हम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, गवर्नमेंट, या इन्हें ही एग्जीक्यूटिव कहा जाएगा, ठीक है। इन्हें ही एग्जीक्यूटिव कहा जाएगा। समझ पा रहे हैं सभी लोग। अब ये जो तीन शब्द हैं, इन तीनों को एक ही बॉडी के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं हम। अब यहां पे कंडीशन है, उसके लिए अब ये कॉन्स्टिट्यूशन में रूल लिखा है जो मैं लिखने जा रहा हूं। इस टीम में कितने लोग आ सकते हैं, तो लोकसभा का आप 15% निकालिए, जो भी आएगा उतने लोग मेंबर्स बनेंगे, उतने नंबर चाहिए हमें, ठीक है ना। सो सपोज इफ आई एम टेकिंग दिस नंबर ऑफ लोकसभा एंड 15%, दैट मीन्स 75 वुड बी मेंबर्स ऑफ काउंसिल और गवर्नमेंट और एग्जीक्यूटिव, क्लियर है। लेकिन ये मेंबर कहीं से भी हो सकते हैं, दे कैन कम फ्रॉम राज्यसभा, दे कैन कम फ्रॉम लोकसभा, और इफ he is from outside then he can also join the team. ठीक है।
75 वाला समझ में आया सभी को? 75 कैसे आया? आपको छत्तीसगढ़ में भी यही करना पड़ेगा। छत्तीसगढ़ में टोटल सीट्स कितनी हमारी? 90, एक ही हाउस है, तो 90 का आप 15% निकालोगे तो 13 समथिंग आता है। क्लियर पॉइंट में आएगा। तो वो 13 लोग ही यहां पर होंगे, क्योंकि फॉर्मूला क्या बोल रहा है कि लोकसभा या विधानसभा की टोटल सीट्स का आप 15% निकालिए, जितना भी नंबर आएगा उतने लोग ही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में रहेंगे। एक भी आदमी उससे ज्यादा नहीं हो सकता, कम हो सकते हैं, ज्यादा नहीं हो सकते। देयर इज अ लिमिटेशन, और ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिख के डाल दिया गया है। कहां लिखा है बताऊंगा आपको। यहां तक ठीक है? हाँ जी बच्चे, मैंने ये बोला कि ये जो नंबर है, ये काम करने के लिए टीम चाहिए। मान लो बहुत सारे लोग हैं, अब सारे लोग मिला के 500 और इधर 250, 750 है। 750 के 750 काम नहीं कर रहे हैं एक साथ, या काम करने के लिए हर बार हम टीम बनाते हैं। जैसे आपके स्कूल कॉलेज में हुआ है कि प्लेसमेंट टीम, सेमिनार टीम, अलग से वो लोग टीम निकालते हैं काम करने के लिए। सेम ऐसे गवर्नमेंट में हम 750 को इन्वॉल्व नहीं कर सकते, देयर इज अ लिमिटेशन। तो इसके लिए हम फॉर्मूला डिराइव करते हैं। पहले नहीं था, अमेंडमेंट के बाद आया। पहले मन मर्जी से कितने भी भर लेते थे यहां पर, है ना। फिर इसको फिक्स किया ताकि गवर्नमेंट के खर्चों को मैनेज कर सकें, और हमने फॉर्मूला डिराइव किया कि 15% ऑफ लोकसभा सीट्स, और विधानसभा के लिए विधानसभा की टोटल सीट्स का 15% निकालोगे। जो नंबर आएगा उतने लोग ही यहां पर रहेंगे। मतलब गवर्नमेंट में 75 से ज्यादा नहीं रह सकते। इफ यू आर टेकिंग बेस नंबर 500, उसका 15% निकालो तो 75 लोग ही सरकार में काम करेंगे। तो आप बोलेंगे सर बाकी कहां है? तो बाकी यहां हाउस में बैठे हैं ना, इन्हीं में से यहां जा रहे हैं। क्लियर है? तो इसका मतलब यह हुआ कि जो बंदा एमपी है वही सेम टाइम पर एग्जीक्यूटिव भी है, तो उसके पास दो डेजिग्नेशन हुआ। यहां पर क्या है? एमपी, और यहां पर क्या होगा? वो मिनिस्टर होगा। यहां पर उसके पास एक नया डेजिग्नेशन आ जाएगा, मिनिस्टर। क्लियर हो रहा है? क्योंकि ये जो 75 हैं इनको हम मंत्री पद भी देंगे। अब ये 75 कहां से जा सकते हैं? लोकसभा से भी ले सकते हो, राज्यसभा। मान लो राज्यसभा में भी हम बात करें कि बीजेपी के पास सपोज 150 लोग हैं और कांग्रेस के पास 100 लोग हैं, तो बीजेपी वाले जाएंगे ना यहां काम करने, बिकॉज दे आर अलाउड। क्लियर हो रहा है? वैसे ही 251 में से आपको जिसको भी लेना है यहां ले लो, और बाहर से भी किसी को लाना है तो ला सकते हो, यू आर फ्री। लेकिन बाहर वाले के लिए रूल ये कहता है कि विद इन 6 मंथ आपको या तो यहां पर उसको मेंबर लाना होगा या तो यहां पर उसको मेंबर लाना होगा। मतलब इलेक्शन जीत कर आएगा वो 6 महीने के अंदर। तो 6 महीने तक बिना इलेक्शन के वो कोई पोस्ट हैंडल कर सकता है, इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर, इंक्लूडिंग सीएम। ठीक है? तो बिना इलेक्शन के भी वो 6 महीने तक हमारे देश का प्रधानमंत्री कोई भी बनना चाहे तो बन सकता। ये हमारे देश में रूल है। और उसके पहले 6 महीने क्रॉस होने के पहले या तो आप राज्यसभा के मेंबर आ जाओ या फिर लोकसभा के मेंबर बन जाओ। ठीक है यहां तक? इसलिए आउटसाइड को भी अलाउड है आना। अब देखिए इसी सिस्टम में ये जो 75 हैं, अब ये गवर्नमेंट का हिस्सा हो गए। तो पहले इनके पास यहां पर मेंबर है और दूसरी मेंबरशिप एग्जीक्यूटिव में है। तो हमारे देश में जब हम पॉलिटिकल सिस्टम के काम करने की बात करेंगे तो हम कैसे बात करेंगे कि हमारे पास क्या है? हमारे पास जुडिशरी है, एग्जीक्यूटिव है, लेजिस्लेचर है। ऐसे बात करेंगे हम। तो लेजिस्लेचर का बेसिक काम क्या है? इनका काम क्या है? इनका काम है लॉ मेकिंग का काम है, कानून बनाने का काम है, विधि निर्माण का काम है। इनका काम क्या है? इंप्लीमेंटेशन का काम है। इनका काम टू प्रोवाइड जस्टिस। दीज आर बेसिक फंक्शंस ऑफ 3 बॉडीज। क्लियर है? ये देश के तीनों पॉलिटिकल सिस्टम कहलाते हैं। पॉलिटिकल सिस्टम इज अ बिग वर्ड
इंडियन पॉलिटी, आप बोलते हैं ना पॉलिटी, तो पॉलिटी मीन्स व्हाट, राज व्यवस्था, एक सिस्टम है, कल मैंने बताया था आपको, देयर इज अ सिस्टम दैट इंक्लूड्स एवरीवन, जुडिशियल, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, इन सभी को शामिल किया जाता, इन सभी से मिलकर यह तैयार होता। ठीक है, तो आप देखोगे कि जब हम जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर की बात करते हैं तो यह क्लियर हो गया कि अभी हमारे पास दो इंस्टीट्यूशंस दिखाई दे रहे हैं, ये वाला पोर्शन एग्जीक्यूटिव का है और ये वाला पोर्शन लेजिस्लेचर का। तो यहां पर मैं यहां पर लेजिस्लेचर लिखता हूं मैं, ये लेजिस्लेचर है और ये एग्जीक्यूटिव है। क्लियर हो रहा है यहां तक? अब देखो मैं ये वाला पोर्शन क्लीन कर रहा हूं, ठीक है, ये वाला हिस्सा, क्योंकि मुझे यहां पर इनको पोस्ट अलोकेट करना है, राइट। अब देखो, अब हम लोग क्या करेंगे, ये 75 लोगों को काम में इन्वॉल्व करेंगे, अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी अलोकेट करेंगे। हम क्या करते हैं, हम एक हायरार्की बनाते हैं और उसमें जो सीनियर मोस्ट हैं, एक्सपीरियंस्ड हैं, उनको हम ज्यादा इंपॉर्टेंट पोस्ट देते हैं, जो उनसे जूनियर हैं उनको उनका असिस्टेंट बना देते हैं, और कुछ लोगों को इसी में से इंडिपेंडेंट काम संभालने देते हैं कि आप संभालो, ठीक है, काम सिखाने के लिए। तो इनको हम क्या करेंगे, 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक को हम बोलेंगे कैबिनेट, दूसरे को हम बोलेंगे इंडिपेंडेंट मिनिस्टर, ठीक है, और तीसरे को हम बोलेंगे स्टेट मिनिस्टर। तो 75 में से कुछ लोगों को हम क्या करेंगे, कैबिनेट बना देंगे, कैबिनेट मिनिस्टर। अब ये एक्चुअल में काम कैसे करता है, प्राइम मिनिस्टर के अंडर ये कैबिनेट है और कैबिनेट को रिपोर्ट करने वाला स्टेट मिनिस्टर है, और यहां पर मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट चार्ज। तो इस तरह से आप देखोगे ये जो इंडिपेंडेंट है, बेसिकली ये कैबिनेट से इंडिपेंडेंट है। ऐसे ये स्ट्रक्चर काम करता, ऐसे फंक्शन करता। हां, समझा रहा हूं मैं, फिर से समझाता हूं। हमने क्या किया, ये 75 जो लोग हैं इनको हम फंक्शंस दे रहे हैं, काम देंगे अलग अलग। तो थोड़ी देर के लिए मान लो कि ये नंबर 1 सबसे सीनियर, और जो इंडिपेंडेंट है ये इनके बाद, और ये एकदम जूनियर। तो जो ज्यादा जूनियर है उसको हमने असिस्टेंट बना दिया कैबिनेट का। अब जो कैबिनेट में है उनको क्या करेंगे, देश के इंपॉर्टेंट टॉपिक देंगे, जैसे फाइनेंस मिनिस्टर, फॉरेस्ट मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो हम कैबिनेट मंत्रियों को देते हैं। सो कैबिनेट इज अ रैंक, स्टेट मिनिस्टर इज अ रैंक, इंडिपेंडेंट मिनिस्टर इज अ रैंक। तो राहुल गांधी को क्या दर्जा मिला है अभी, कैबिनेट दर्जा। क्यों, लीडर ऑफ अपोजिशन को भी वो रैंक मिलती है। तो रैंक बोलने का मतलब क्या होता है, रैंक बोलते ही आपको मिनिमम वो चीजें मिलेंगी। कैबिनेट रैंक के मिनिस्टर बोलते हैं, ऐसा शब्द हम इस्तेमाल करते हैं, कैबिनेट रैंक के मिनिस्टर हैं। तो राहुल गांधी क्या है, कैबिनेट रैंक के अपोजिशन के लीडर है। क्लियर है? तो उसी साइज का बंगलो मिला होगा जिस साइज का कैबिनेट मंत्री को बंगला मिला होगा, क्योंकि रैंक दोनों की सेम है। आईएएस आपकी पोस्ट है या रैंक है? रैंक है। आईएएस रैंक है। पोस्ट क्या है? कलेक्टर, एसडीएम, सेक्रेटरी, दीज आर पोस्ट। तो आईएएस इज अ रैंक, आईपीएस इज अ रैंक, एसपी होना पोस्ट है। क्लियर है?
एसपी होना पोस्ट है, डीजीपी होना पोस्ट है, आईजी होना पोस्ट है, बाकी रैंक है। आईआरएस इज अ रैंक, पोस्ट अलग अलग होता है, कमिश्नर पोस्ट है। क्लियर हो रहा है? तो रैंक को हिंदी में दर्जा कहते हैं। किस दर्जे के मंत्री हैं? तो आप कैबिनेट दर्जे के मंत्री, हिंदी में कहा जाए तो। यहां तक ठीक है? तो आपकी रैंक है कैबिनेट मंत्री की, तो कैबिनेट मंत्री बोलते ही आपको एक तो गाड़ी बंगलो सब अलग अलग उस कैटेगरी के मिलेंगे, तनख्वाह मिलेगी, सुविधाएं वैसे अलग मिलेंगी। आ रहा समझ में? और आप हमेशा कैबिनेट की मीटिंग में बैठेंगे। जैसे आज छत्तीसगढ़ में रायपुर में बोला गया कि आज कैबिनेट है, इसका मतलब क्या हुआ कि कैबिनेट सभी लोग यहां सीएम हाउस में मिलेंगे, सारे मिनिस्टर्स। आज मीटिंग है, अभी देखोगे तो गाड़ियां ढेर सारी लगी होंगी वहां। आ रहा समझ में? तो कैबिनेट एक इंपॉर्टेंट पार्ट है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कौन है? ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ये। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का पार्ट कैबिनेट है, बट पावरफुल यही है। एक्चुअली इसमें क्या होता है, 75 में से सेलेक्टेड लोग यहां पर होंगे, मे बी से 50 या 45, तो ये काफी मजबूत होते हैं और यही एक्चुअल में डिसीजंस लेते हैं। यहां तक ठीक है? राइट? और अभी देखा आपने स्टेट मंत्री कल को थोड़ा बड़ा हो जाता है, काम सीख जाता है, तो इसको बोलते हैं भाई इंडिपेंडेंट संभालो, तुम काम सीखो। ये इंडिपेंडेंट संभाल लेता है, फिर धीरे से इसको कैबिनेट संभालने देते हैं। तो इसको छोटे मोटे मंत्रालय दे दिए जाते हैं संभालने के लिए। आप एग्जाम्पल में देख सकते हो, जैसे कैबिनेट, अब देखो यहां लिस्ट है कैबिनेट मिनिस्टर्स, ये सारे कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं। मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज, मतलब इस मामले पर ये लोग अकेले संभाल रहे होंगे अपना मंत्रालय। इस पर ये इनको रिपोर्ट नहीं करेंगे, अकेले इंडिपेंडेंट है ना, खुद संभालेंगे। बट कैबिनेट को नहीं, मतलब कैबिनेट के पार्ट नहीं है ये लोग। ये सब छोटे मोटे पोस्ट हैं इनके पास। देखो ऐसे कितने हैं, 1 2 3 4 5 ही हैं। और मिनिस्टर ऑफ स्टेट ये सब जूनियर हैं, लेकिन एक ही व्यक्ति दो काम संभाल रहा है। मिनिस्टर ऑफ स्टेट भी है, दैट मीन्स एक व्यक्ति मान लो पर्सन एक्स है, वो यहां पर भी है और यहां पर भी है वो। इसका मतलब उसके पास 2 मिनिस्ट्रीज होंगी, एक में वो इसको असिस्टेंट करता है और एक को खुद ही संभालता है अकेले। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? जैसे डॉक्टर जितेंद्र सिंह, तो ये क्या देखते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सोनल पब्लिक ग्रीवेंसेज एंड पेंशन। इस मामले में ये स्टेट मिनिस्टर हैं और ये किनको रिपोर्ट करते हैं, प्रधानमंत्री मोदी को, क्योंकि मोदी जी के पास वो सारे टॉपिक्स हैं जो उनको स्टेट मिनिस्टर के तौर पे दिए गए हैं। देखो मिनिस्ट्री ऑफ पर्सोनल एंड पब्लिक ग्रीवेंसेज एंड पेंशन, तो मोदी जी इसके कैबिनेट मंत्री हैं। इसको हम बोलते हैं मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल। यही आपका ससुराल है आईएएस लोगों का, है ना, यही से आपकी रिपोर्टिंग होगी बेसिकली। तो प्रधानमंत्री क्योंकि बिजी आदमी है, बिजी पर्सन है, उनको असिस्टेंट चाहिए, तो उस मामले पर उन्होंने क्या कर रखा है, अपना एक असिस्टेंट रखा है। तो उस असिस्टेंट को हम स्टेट मिनिस्टर बोलेंगे। ये देख पा रहे हो आप यहां पर, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेज एंड पेंशंस। क्लियर है? तो जो जो प्रधानमंत्री के पास काम है उन सबको ये भी देखते हैं, तो ये प्रधानमंत्री के असिस्टेंट के तौर पर देखे जा सकते हैं। तो ये कैबिनेट मिनिस्टर को असिस्ट करते हैं। जैसे मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, तो कल्चर किसी और के पास होगा, ये उनको क्या करेंगे, असिस्ट करते हैं। और ये जो मंत्रालय है इसको ये लोग इंडिपेंडेंटली संभालते हैं। देखो जितेंद्र सिंह वही व्यक्ति हैं, इसमें ये किसी को रिपोर्ट नहीं करते, खुद ही अकेले संभालते हैं। जो भी फैसला लेना खुद लेना। क्लियर हो पा रहा है? ठीक है? चूंकि लोगों की कमी है ऐसा इसलिए हम कर देते हैं, अदरवाइज चाहें तो हम अलग अलग भी बना सकते हैं।
जैसे इनमें से मान लो ये जादव प्रताप है, ये शायद इंडिपेंडेंट वाले नहीं, यहां पर भी हैं जादव प्रताप। हेल्थ मामले पर ये क्या है, स्टेट मिनिस्टर भी हैं और मिनिस्ट्री ऑफ आयुर्वेदा योगा को अकेले संभालते हैं, वो किसी कैबिनेट को नहीं दिया। इसके दो कारण हैं। एक तो ऐसा 3 में डिवाइड करने से क्या होता है, आप ज्यादा लोगों को क्या कर पाते हो, सेटिस्फाई कर पाते हो। आप नंबर कम कर दो लोगों के, डिपार्टमेंट ज्यादा दे दो, इससे क्या होगा, परफेक्शन नहीं आएगा, लोग नाराज भी रहेंगे। भाई 75 है, उसको आप 50 भी रख सकते हो, 75 तो लीगल नंबर आया ना, आप 50 लोगों को रखो, लेकिन क्या होगा, वो बाकी 25 की जो गुंजाइश थी वो कम हो जाएगी। अभी क्या है, 25 को भी और ज्यादा दे रखा आपने, सो दे आर सेटिस्फाइड कि चलो हमें भी पद मिला है, भले छोटा मिला है बट दे आर हैप्पी। तो ऐसा करना पड़ता है पॉलिटिकल रीजन से। कॉन्स्टिट्यूशन, अच्छा मजेदार बात, ये जो डिवीजन आप देख रहे हो ये कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, दिस हायरार्की इज नॉट गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, और ये आपको प्रीलिम्स में एक बार पूछा जा चुका है, लिख लीजिए कहीं पर, हायरार्की ऑफ कैबिनेट, independent minister and state minister, hierarchy of cabinet, independent minister and minister of state is not mentioned in the constitution, is not mentioned in the constitution. Got it? तो अब ये जो कैबिनेट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, ये दो ही शब्द लिखे गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और कैबिनेट। उसमें भी आप देखोगे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर था, कैबिनेट बाद में लाया गया। तो यहां तक समझ में आया कि गवर्नमेंट का फॉर्मेशन कैसे हुआ। गवर्नमेंट मीन्स व्हाट, कुछ ज्यादा ही छोटा हो गया। तो सबसे पहले हमने देखा कि हमें लोग कहां कहां चाहिए, हमें यूनियन में चाहिए, पार्लियामेंट में, स्टेट में चाहिए, तो स्टेट से लोग स्टेट के लिए अलग चुने गए, सेंटर के लिए अलग चुने गए। जब सेंटर में जाना है तो वो किस बेसिस पर जा रहे हैं वो हमें यहां पर क्लियर नजर आया कि इनको हम लोगों ने इस तरह से पहले राज्यसभा लोकसभा में इलेक्ट किया, फिर राज्य सरकार जो बनती है उसका बेस कौन होता है, लोकसभा। तो लोकसभा के बेसिस पर हमने गवर्नमेंट का फॉर्मेशन किया है। सो लोकसभा ही इंपॉर्टेंट है। लोकसभा यदि गिर जाएगी, लोकसभा खाली हो जाए तो सरकार गिर जाएगी, लोकसभा का इलेक्शन हुआ तो नई गवर्नमेंट बनेगी। तो लोकसभा से सब कुछ डिसाइड होता है। क्लियर है? तो आप ब्रेक लीजिए, फिर मैं लोकसभा के फॉर्मेशन, उसके गिरने, इन सब की कहानी बताऊंगा और प्रधानमंत्री कैसे बनते हैं उसके बारे में हम बातचीत करेंगे। क्लियर है? ब्रेक लीजिए, फिर मिलते हैं।